एमबीबीएस का आधार फिजिक्स दमदार। 300 फिजिक्स में एस डी पांडे एसटीपी सर। चलो बेटा, नीट 2025 जानते हैं आप कि जस्ट इससे पहले आप 10 मिनट का वीडियो देखे होंगे P100 फिजिक्स चैनल पर हमारे, देखे होंगे कि 60% क्या है, 30% क्या है, 10% क्या है और एमबीबीएस मिलता कहाँ पर है। मैक्सिमम बच्चे जिनको आप देख रहे हैं, जो आपके अगल बगल में बैठते हैं, जनरली मैक्सिमम तो 60% बच्चे ऐसे हैं कि जिनको आप वीडियो में बहुत अच्छा डिस्कस, बेटा न देखे हो तो देख लीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। तो 60% बच्चे वही हैं बेटा जो जिनको एमबीबीएस तो तैयारी तो ज़रूर हो रही है बेटा, एमबीबीएस का तो टारगेट है लेकिन उस स्टैंडर्ड पे नहीं पहुँचे हैं। यानी कि 60% वैसे हैं कि जो पूरे साल खाली रिप्रोडक्शन चैप्टर ही पढ़ते रहते हैं बेटा, बायो में उलझे रह जाते हैं पूरा का पूरा, क्योंकि वही आसान लगता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि व्यक्ति वही काम करना चाहता है जो काम उसे आसान लगता है, और जब भी पढ़ने बैठता है तो मन करता है बायो मेरा बहुत पीछे है, बायो मेरा बहुत पीछे है। तो मैं बहुत ही अच्छा एक गजब का वीडियो दिया हूँ बेटा, 10 मिनट का वीडियो, उसको जरूर आप देखिएगा ना, कि 60%, 30%, 10% और 5% का रेशियो क्या है। फिलहाल तो बेटा यदि आप 60% में हैं तो भी 30% में हैं तो भी 10% में, तो भी आपका हर व्यक्ति का लक्ष्य, हर स्टूडेंट का लक्ष्य, हर छात्रा का लक्ष्य एक ही है, क्या? एमबीबीएस पाना। बायो का पढ़ने का मतलब ही है, नीट की तैयारी का मतलब ही है कि एमबीबीएस मिले तो सार्थक है, नहीं तो बेकार है। अब काम चलाने के लिए तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो सीरियस है एमबीबीएस को लेकर के बात हम उनकी करते हैं। तो 60% में तो अभी जाना है 5% में। क्यों? क्योंकि 4 से 5% ही टोटल जितने बच्चे बैठेंगे उसमें एमबीबीएस मिलेगा। हम इसके बाद में एक आपको वीडियो देंगे जहां पर पूरी सीट अलॉटमेंट कैसे होता है मैं आपको दिखाऊंगा। तो 60% है तो भी 5% के अंदर जाना है बेटा, टॉप 5%। 30% पे तभी वहाँ पे जाना है, 10% पे तभी वहाँ पे जाना है कि अंडर टॉप 5% में आपको पहुँचना है बाई एनी मीन्स। अब सवाल ये है कि बेटा जो सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन है, जो आपकी टोटल मेरिट बनेगी, जैसे 720 नंबर का इस साल आपको मैं वीडियो में बता चुका हूँ पीछे कि इस साल 45 क्वेश्चन ही रहेंगे। जो 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते थे वो नहीं होंगे फिजिक्स में, फिर 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री वाले भी एक्स्ट्रा होते थे वो भी नहीं होंगे, और 10 क्वेश्चन बायो में एक्स्ट्रा होते थे वो नहीं होंगे। तो एग्जैक्ट 180 क्वेश्चन होगा और 180 क्वेश्चन आपको करना होगा, 45, 90। तो यही आपका इस साल का पैटर्न होने वाला बेटा। अब इसके बाद में बात आती है बेटा ये कि फिजिक्स की हम बात करते हैं, आप यहाँ पर फिजिक्स चल रहा हमारा बेटा, तो मैं फिजिक्स की बात करता हूँ। तो मैं चलता हूँ सीधे फिजिक्स पर। फिजिक्स पे आपको मैं सॉल्व करके दिखा चुका हूँ कि एमबीबीएस पाने के लिए बेटा एमबीबी आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, यदि आपकी बायो बहुत अच्छी होगी तो आपको एट लीस्ट 30+ यानी कि मान के चलिए अप्रॉक्सीमेटली यदि एक भी क्वेश्चन गलत होता है बायो में या केमिस्ट्री में तो आपको 35+ आपको हर हाल में फिजिक्स में करनी है। और फिजिक्स की खासियत ये होती है बेटा कि आता है तो झमाझम नंबर देता है, झूम के नंबर देता है, नहीं तो फिर आता जाता नहीं है। अब सवाल ये है बेटा कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं कि जहाँ पर बच्चों का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है, ना टीचर का पढ़ाने में ना बच्चों का पढ़ने में होता है, लेकिन सवाल तो आएगा ही आएगा, क्वेश्चन तो सिलेबस में तो आएगा ही आएगा। वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक डिफ्रैक्शन। तो वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक बेटा एमबीबीएस का आधार फिजिक्स दमदार। तो यह वेव ऑप्टिक्स में तो बेटा यहाँ पर ना डिफ्रैक्शन, वेव ऑप्टिक्स, तो जानते बेटा कि वेव ऑप्टिक्स में 3 चैप्टर होते हैं। नंबर पहले तो यह है कि नेचर ऑफ द वेव मीन्स व्हाट इज द नेचर ऑफ द लाइट। तो नेचर ऑफ द लाइट पहला हो गया बेटा, वो तो कॉमन हो गया। अब 3 चैप्टर कौन से होते हैं? नंबर पहला होता है इंटरफेरेंस, नंबर दूसरा होता है पोलराइजेशन, नंबर तीसरा होता है डिफ्रैक्शन। तो पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस तो में तो थोड़ा इंटरेस्ट होता भी है, लेकिन डिफ्रैक्शन तो बिल्कुल, जैसे कि डिफ्रैक्शन को समझाने का तरीका, समझने का तरीका बहुत ही मतलब वो झंझट वाला, बहुत बेकार वाला है कि कोई मिनिमा बनाना है तो पहले मिनिमा और मैक्सिमा के बीच का आधा करो तो निकालो। तो ये लफड़ा ना टीचर लेता है ना बच्चे जानते हैं बेटा। हाँ, यदि आप जानते हो बेटा तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम आपको करना क्या है? तो हम आपको करना ये है कि यदि उसी किताबी भाषा में, उसी किताबी पैटर्न पर हम भी यहाँ पर लिख दें या पढ़ा दें तो फिर मज़ा पढ़ाने का क्या है? तो P100 पढ़ने पर कोई फ़ायदा नहीं है। तो पढ़ने का फ़ायदा तब है बेटा जब हम आके मुश्किल को आसान बना दें। आसान का मतलब ये है कि क्वेश्चन को देखते ही 2-3 फार्मूला चैप्टर में हो और देखते ही उसको तुरंत ही हम उसको सॉल्व कर दें, तो पढ़ने में मज़ा तब आता है। इसे कहते हैं बेटा कि हार्ड वर्क तो सब लोग करते हैं बेटा, हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, हार्ड वर्क तो सब लोग करते हैं। तो हार्ड वर्क का नहीं मतलब होता है, हमारा मतलब ये होता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं।
तो हार्ड वर्क तरीका स्मार्ट, प्रोसेस स्मार्ट होना चाहिए। क्लियर बेटा? मजदूरा दिन भर ईंटा फेंकता है, मतलब मजदूरी करता है बेटा, तो अभी तो हार्ड वर्क है। तो हार्ड वर्क मीन्स व्हाट? हार्ड वर्क मीन्स स्मार्टली हार्ड वर्क। वैसे कैसे करना है? क्यों? क्योंकि टारगेट है टॉप 5% में पहुंचना और MBBS को लेना। ओके, चलते हैं। आपका ये समय बेटा बहुत ही कीमती है, तो हम चलते हैं टॉपिक पर। अब यहाँ पे देखो बेटा, अब यहाँ पर है कि नेचर ऑफ द लाइट का डेवलपमेंट। तो अब हम जिस लाइट की बात कर रहे हैं, तो जिस लाइट की बात कर रहे हैं बेटा, तो हम यहाँ पर मेन उद्देश्य क्या बेटा इस चैप्टर का, तो केवल देखो बेटा कि माइलस्टोन्स क्या है, कुछ यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और केवल 4 फार्मूला बताऊँगा इस चैप्टर में। ओनली 4 इक्वेशंस, ओनली 4 फार्मूला, 4 फार्मूला बेटा। और उसके बाद में IIT 2024 में, नीट अभी 2024 में, तो यहाँ डिफ्रैक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं था बेटा। तो जो 2023 में, 2019 में, 18 में आया हुआ है, हम उस क्वेश्चन को लेते हैं और तुरंत उस 4 लाइन से हम आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं बेटा। तो मात्र 4 लाइन आपको याद रखना है इस चैप्टर में, डिफ्रैक्शन चैप्टर, जो कि वेव ऑप्टिक्स का थोड़ा टफ चैप्टर है, लेकिन हम आपको बहुत ही स्मार्ट वे में बेटा बताने जा रहे हैं। तो आप पहले बात ये देख लीजिए, कॉपी है कि नहीं आपके पास, पेन है कि नहीं है, कॉपी और पेन लीजिए, बी रेडी, और तुरंत आप फिर नोट करते जाइएगा, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, 50 दिन आपका एग्जाम है। 50 दिन में बेटा यहाँ से इस बार, क्योंकि 2024 में क्वेश्चन नहीं आया है, तो 2025 में पक्का आएगा। वेव ऑप्टिक्स से यह क्वेश्चन निश्चित आने जा रहा है। तो पोलराइजेशन से तो आया था 2024 में बेटा, लेकिन यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ, तो यहाँ से आएगा जरूर, और इंटरफेरेंस से भी। तो फिलहाल डिफ्रैक्शन की केवल इस समय बात करेंगे। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर प्रकाश डालेंगे बेटा किस पर, कि मीन्स कि नेचर ऑफ द लाइट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लाइट एंड व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ द नेचर ऑफ द लाइट। यस, तो यह पूरी लिस्ट आप बनाते जाइएगा, कैसे देखिएगा कि लाइट का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, बहुत ही फास्ट, और मेन शब्द केवल बस याद रहे आपको। चलिए, तो अब यहाँ पर है नेचर ऑफ द लाइट में। देखो माइलस्टोन क्या रहे हैं कि जब नेचर ऑफ ए लाइट क्या था, तो लाइट क्या था बेटा, तो सबसे पहले जो हिस्ट्री मिलती है कि फर्स्ट एविडेंस टू द स्टडी, यानी कि लाइट के विषय में जो सबसे पहले अध्ययन किया गया बेटा, वो क्या था, वो कब था, तो वह था बेटा ग्रीक में किया गया सबसे पहला स्टडी, और वह 300 BC में किया गया बेटा। तो ये 300 BC में सबसे पहला एविडेंस मिलता है लाइट की स्टडी का। और उस समय ग्रीक वासियों को पता था बेटा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, और रिफ्लेक्शन के ला एंगल I और R बराबर होते हैं बेटा, तो ये उनको पता था। अच्छा, अब यह बेटा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को मालूम था, और यह कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है बेटा यूक्लिड, ये एक ग्रीक राइटर था, वो अपनी किताब में दिया हुआ था। चलो बेटा, अब इसके बाद आ जाओ, क्या था डेवलपमेंट 130 AD में, 130 ईस्वी सन के बाद। तो 130 AD में बेटा ये जो क्लाडियस टालमी, तो ये जो टालमी नामक साइंटिस्ट जो था बेटा, फिलोसफर था ये, तो उसने अपना दिया है कि गिवन द आइडिया अबाउट द रिफ्रैक्शन का बेटा आइडिया दिया था, एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम उसी समय 130 AD में ही मालूम था बेटा। ये हिस्ट्री कैसे हुई है, और हम पहुंचाते हैं तुरंत, हम लोग चलते हैं डिफ्रैक्शन पर। तो पूरी हिस्ट्री जब मालूम रहेगी तो थोड़ा चीज़ों को समझने में हम लोग को आसानी होगी। और मात्र 4 फार्मूला बताऊंगा, और कोई भी डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाना है। चल बेटा, अब यहाँ पे और आगे बढ़ जाओ, और आगे बढ़ते बेटा तो हम सीधे आते हैं, बीच में सब खाली था 1280 ईस्वी में बेटा। ये जो स्पेक्ट्रकल्स मीन्स की ग्लास, चश्मा जो हम लोग लगाते हैं आई साइट के लिए, तो यह इसका इन्वेंशन यानी कि हो चुका था। और जो है यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन के लोग बेटा उसमें चश्मा लगाना और आई साइट मीन्स जो आई डिफेक्ट माइपिया और हेप्रोमाइपिया, तो उसको लोग मतलब बहुत सीख लिए थे उस समय ही। अच्छा, अब उसके बाद बेटा आज के और आगे 1609 ईस्वी की बात करें, तो गैलीलियो ने उस समय 1609 ईस्वी में ही टेलीस्कोप का इन्वेंशन कर दिया था बेटा। फिर आते हो उसके आगे चलते बेटा, तो हम लोग देखते हैं 1675 ईस्वी में, तो उस समय 75 ईस्वी में बेटा जो है लीवेनहॉक ना माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया था, कर दिया था। और आगे बढ़ते बेटा, तो उसी समय जो है जॉन केपलर ना, जो ग्रेविटेशन पे मैक्सिमम काम किया था बेटा, तो वह जॉन केपलर, तो वह जो TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इन्वेंशन उसी समय हो चुका था। 1645 ईस्वी में चलते हुए बेटा, तो देख रहे हो फॉर्मेट प्रिंसिपल हाइपोथेसिस ऑफ द लिस्ट टाइम, यानी कि क्या कहता था फॉर्मेट का प्रिंसिपल क्या था कि लाइट हमेशा उस पाथ को फॉलो करती है जिस पाथ पर चलने से टाइम सबसे कम लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, नोट द पॉइंट, कि हाइपोथेसिस ऑफ द फॉर्मेट प्रिंसिपल, कहते हैं उसे फॉर्मेट प्रिंसिपल, यानी कि फॉर्मेट का सिद्धांत क्या था, तो कहता है कि लाइट हमेशा उस पाथ पर चलती है जिस पाथ पर चलने से
जिस पाथ पर चलने से उसको समय सबसे कम लगता है और लाइट हमेशा उस पाथ पे चलती है बेटा। अब फिर उसके बाद 1660 ईस्वी में आया बेटा कि फिनोमिना ऑफ द डिफ्रैक्शन। तो 1660 में यानी कि ग्रिबाल्डी ने इसका इन्वेंशन किया था, किसका? डिफ्रैक्शन का। तो यह लाइट का इन्वेंशन कैसे होता गया ना, क्या एडवांसमेंट रही उसकी, तो यानी कि नाम नोट कर बेटा कि डिफ्रैक्शन ने किसने, डिफ्रैक्शन जो प्रोसेस पढ़ने जा रहे हो, डिफ्रैक्शन होता क्या है, तो ये किसने दिया था? ग्रिमाल्डी ने दिया था। और कब दिया था? 1660 ईस्वी में दिया था। अब जब जो कहते हो विवग्योर, यानी कि यह जो ये बताया था कि जो व्हाइट लाइट होती है, सन की जो रेज होती है, उसमें 7 कलर्स होते हैं विवग्योर ना। तो विवग्योर होते हैं बेटा, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड जो कलर होते हैं बेटा, तो यह किसने दिया था और कब दिया था? तो इसका इन्वेंशन हुआ बेटा 1967 ईस्वी में हुआ था। और लाइट 7 कलर्स की होती है और देने वाले साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन था। अब 1670 ईस्वी में चला जाए बेटा, तो बैराथलियस नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने डबल रिफ्रैक्शन दिया। जब पढ़ते हो अभी पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन में प्रोसेस होता है ना डाइक्रोइज्म। तो डाइक्रोइज्म क्या होता है? कुछ ऐसे क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, जब लाइट उस पर, व्हाइट लाइट उस पर इंसिडेंट की जाती है ना, तो वह लाइट 2 पार्ट में टूट जाती है। और वह 2 लाइट में टूट जाती है। एक को कहा जाता है क्या? एक को कहते हैं बेटा ऑर्डिनरी लाइट और दूसरे को कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है? ऑर्डिनरी लाइट वो होती है कि जो स्नेल्स लॉ को फॉलो करती है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट वो होती है जो स्नेल्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। तो अब वहाँ पर होता है कि पॉजिटिव क्रिस्टल क्या होते हैं, नेगेटिव क्रिस्टल क्या होता है, टूरमैलिन कैसा है, क्वार्ट्ज कैसा है, तो ये सब हम बेटा इसमें ये जो पोलराइजेशन चैप्टर है वहाँ पर मैं बहुत डिटेल में बताया हूँ। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, आप देखो 1670 ईस्वी में ही न्यूटन ने अपना दिया था कार्पास्कुलर थ्योरी, यानी कि हिंदी में कहते हो ना बेटा न्यूटन का कणिका सिद्धांत। तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत थ्योरी जो आई थी बेटा 1670 ईस्वी में आई, और न्यूटन ने अपना कार्पास्कुलर थ्योरी दिया। और न्यूटन ने उस समय अपने न्यूटन के कणिका सिद्धांत यानी कि न्यूटन कार्पास्कुलर थ्योरी के बेसिस पर क्या क्या प्रूफ कर चुका था। तो वह प्रूफ कर दिया था कि शार्प शैडो का फॉर्मेशन, शैडो क्यों बनता है, रिफ्लेक्शन कैसा होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन कैसा होता है, और स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन, शैडो का फॉर्मेशन क्या शो करता है। शैडो का फॉर्मेशन यानी छाया, प्रतिबिंब का बनना ये शो करता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। अच्छा, अब देखो बेटा इसके बाद बट कुड नॉट एक्सप्लेन, यानी कि न्यूटन तो ये सारी चीज़ें प्रूफ कर दिया था, लेकिन एक चीज़ न्यूटन नहीं कर पाया था। क्या नहीं कर पाया था? कुड नॉट एक्सप्लेन इंटरफेरेंस नहीं कर पाया था। और गिवन बाय द थॉमस यंग, यानी कि इंटरफेरेंस का इन्वेंशन किसने किया था? थॉमस यंग ने किया था। तो थॉमस यंग नाम का साइंटिस्ट 1803 ईस्वी में, तो 1803 ईस्वी में बेटा 1803 ईस्वी में थॉमस यंग नाम का साइंटिस्ट जो था इंटरफेरेंस एक इन्वेंशन किया था इंटरफेरेंस का, लेकिन उसको न्यूटन की कार्पास्कुलर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इसलिए कि न्यूटन लाइट को कहता था, न्यूटन की कहीं पर भी कोई भी लुमिनस बॉडी होती है ना, कहीं पर कोई भी लुमिनस बॉडी होती है तो उसमें कुछ बहुत ही छोटी, बहुत ही रिजिड, बहुत ही इलास्टिक कुछ कण निकलते हैं, कुछ पार्टिकल की जैसा निकलता है जो कि बहुत ही फास्ट स्पीड से मूव करता है, जिस पर ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और जहाँ पर भी लाइट जा सकती है वहाँ पर ये जाता है, और ये प्रकाश की चाल से चलता है। तो ये न्यूटन का सिद्धांत था, कणिका सिद्धांत था यही। तो जब ये हुआ कि जब जानते हो कि इंटरफेरेंस में मैक्सिमा और मिनिमा होता है, यानी कि ब्राइट फ्रिंजेज बनती हैं और डार्क फ्रिंजेज बनती हैं, तो जब उसने कण मान लिया तो ये कहा गया कि मिनिमा कैसे बनेगा, क्योंकि मिनिमा पे इंटेंसिटी 0 हो जाती है, तो 2 कण मिल करके कैसे डार्क बना रहे हैं। तो यहाँ पर न्यूटन का कार्पास्कुलर थ्योरी फेल हो गया बेटा। अब देखो बेटा, तो यह इसको प्रूफ नहीं कर पाया। और क्या नहीं कर पाया? और ये नहीं कर पाया कि लाइट की वेलोसिटी नहीं प्रूफ कर पाया न्यूटन का कणिका सिद्धांत। क्यों नहीं कर पाया भाई? इसलिए नहीं कर पाया कि न्यूटन ने माना था कि डेंसर मीडिया में जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी कम होती है। जबकि उसी समय फोको नाम का साइंटिस्ट था, 1850 ईस्वी में, तो वह जिसने लाइट की वेलोसिटी सबसे पहले निकाला था कि c बराबर जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तो वह उसी समय अपना एक्सपेरिमेंट किया, जो कि न्यूटन ने जो माना था उसके जस्ट रिवर्स था रिजल्ट। तो न्यूटन इस बात को भी प्रूफ नहीं कर पाया। देखो बेटा, तो न्यूटन ने क्या मान करके अपने सारे एक्सपेरिमेंट किए थे? न्यूटन माना था कि कंसीडर द मोर वेलोसिटी इन द डेंसर मीडियम, कहा कि डेंसर मीडियम में ज़्यादा वेलोसिटी होती है, जबकि प्रैक्टिकल में ऐसा ठीक उल्टा रिजल्ट आया फोको के द्वारा किया गया जो, यानी कि न्यूटन यहाँ पर भी फेल हो गया। अब इसके बाद फिर क्या हुआ बेटा? देखो, अब 1678 ईस्वी में वेव थियरी ऑफ द लाइट, जो हाइजन की वेव थियरी ऑफ लाइट थी ना,
जिसने कंसेप्ट माना था कि जो लाइट को माना लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव को चलने के लिए बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती थी। तो वो उसने एक यूनिवर्सल मीडियम माना, कहा कि यह एक ऐसा मीडियम है सर्वत्र जहाँ पे लाइट जा सकती हो, जहाँ भी लाइट जा सकती हो वहाँ पर यह एक ऐसा मीडियम है, यूनिवर्सल मीडियम है कि जिसकी डेंसिटी बहुत ही कम है और इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वह उसको मैकेनिकल वेव समझ रहा था, इसको मैकेनिकल वेव समझ रहा था और उसको लॉन्गिट्यूडिनल मान रहा था। अब देखो बेटा, तो टेकन मोर वेलोसिटी इन द ना बेटा, चलो अब यहाँ पे आ जाओ बेटा। तो वेव थियरी ऑफ द लाइट अभी हाइजन ने दिया, टेकन मोर वेलोसिटी इन द रेयर मीडियम, तो ये तो टेकन मोर वेलोसिटी इन द रेयर मीडियम यानी कि न्यूटन का जस्ट उल्टा होगा। तो बेटा अब न्यूटन का जस्ट उल्टा यही हाइजन के ही समय में आ गया ना, 1678 ईस्वी में। अब देखो, अब हाइपोथेटिकल यूनिवर्सल मीडियम ईथर माना गया ना। अब फिर क्या हुआ कि विच वाज द वेरी इलास्टिक एंड लोवेस्ट डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी क्यों? क्योंकि जो न्यूटन ने वेलोसिटी का फार्मूला निकाला था V = E/ρ, तो ये क्या था? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। रो क्या था? डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो इसने क्या किया कि रो को बहुत ही कम माना और ई को बहुत ही ज़्यादा माना, जिससे कि वेलोसिटी उसकी 3 × 10⁸ मीटर हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि फोको का एक्सपेरिमेंट शो करता था कि जो है जस्ट उल्टा उसका रिजल्ट आया। चलो बेटा, अब इसके बाद क्या हुआ? एंड कंसीडर द लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और इसने माना था, ये हाइजन ने क्या माना? लॉन्गिट्यूडिनल वेव माना। अब इसके बाद क्या हुआ? 1803 ईस्वी में थॉमस यंग जो प्रूफ किया था बेटा इंटरफेरेंस। तो अब तो जिसने ये इंटरफेरेंस फिनोमेना दिया थॉमस यंग ने, तो उसी ने क्या किया और प्रूफ किया? इंटरफेरेंस प्रूफ किया, न्यूटन स्कैटरिंग प्रूफ किया, डबल रिफ्रैक्शन प्रूफ किया और कलर ऑफ द थिन फिल्म। तो जानते हो बेटा कि जो सूप बबल होता है वह कलर्ड दिखाई देता है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है इंटरफेरेंस। कहीं पर भी ऑयली सरफेस पर कहीं पर भी जो ऑयल गिरा होता है किसी वाटर पर, तो देखते हो कि वो कलर्ड हो जाता है। यहाँ वहाँ से देखने पर देखते होगे कि वो कई लड़का दिखाई देता है। तो इंटरफेरेंस वाले चैप्टर में मैं इसको विधिवत ही प्रूफ किया हूँ पीछे दूसरे लेक्चर में, वीडियो में बेटा, इंटरफेरेंस वाले में। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है ना बेटा, वो एक्सप्लेन है वहाँ पर। तो अब ये सारी चीज़ें क्या किया? थॉमस यंग ने सब प्रूफ कर दिया। ओके बेटा, बट कुड नॉट एक्सप्लेन। देखो बेटा, लेकिन अब यहाँ पर जब ये हाइजन की जो थियोरी थी, तो यहाँ पर थॉमस यंग ने तो ये सब प्रूफ कर दिया, लेकिन एक बात ये भी न कर पाया वेव थियरी के मॉडल पर। तो वेव थियरी के मॉडल पर क्या नहीं प्रूफ किया बेटा? पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन अभी भी देखिए, अब फिर ठीक से समझना बेटा। अब हाइजन ने माना वेव, तो वेव पे हाइजन ने तो सब कुछ प्रूफ कर दिया। ये सारी चीज़ें इनके वेव मॉडल पर ये सारी चीज़ें थॉमस यंग ने प्रूफ कर दिया, लेकिन एक चीज़ ये ना कर पाया, पोलराइजेशन प्रोसेस। यानी कि दो ऐसे एक्सपेरिमेंट है बेटा कि जो साइंटिस्टों के सामने बहुत बड़ी समस्या बने रहे। नंबर 1 कौन? नंबर 1 है पोलराइजेशन, और नंबर दूसरा पार्लर फिजिक्स में पढ़ते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दोनों चीज़ें बहुत बड़ी समस्या थे साइंटिस्टों के सामने। पोलराइजेशन अभी भी नहीं हो पाया। इसके बाद क्या हुआ? 1808 ईस्वी में मैलस नाम का साइंटिस्ट बेटा, जो मैलस ला दिया था इंटेंसिटी I = Y0 cos²θ। तो देखो बेटा, तो मैलस ने प्रूफ किया पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट 1808 ईस्वी में। यानी कि पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट किसने प्रूफ किया? मैलस ने 1808 ईस्वी में प्रूफ किया पोलराइजेशन। अब देखो बेटा, 1815 ईस्वी में क्या हुआ कि फ्रेस्नेल नामक साइंटिस्ट ने बेटा ये डिफ्रैक्शन, तो 1815 ईस्वी में फ्रेस्नेल नामक जो साइंटिस्ट है बेटा, वो डिफ्रैक्शन प्रोसेस को एक्सपेरिमेंट किया उस पर, और ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द लाइट दिया। फ्रेस्नेल ने बेटा ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द लाइट दिया। और फिर 1823 ईस्वी में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट बेटा प्रूफ किया गया बेटा। अच्छा देखो, अब इसके बाद 1873 ईस्वी में बेटा जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि पहली बार जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट आया बेटा, तो वो कब आ रहा है? 1873 ईस्वी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट आया। और 1887 ईस्वी में हर्ट्ज नामक साइंटिस्ट, जानते हो हर्ट्ज बेटा ना, जो आप फ्रीक्वेंसी का जिसके नाम पर यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का, कि साइकिल पर सेकंड को हर्ट्ज बोलते हो। तो हर्ट्ज ने प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द लैब ना। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लैब में प्रोड्यूस करने वाला साइंटिस्ट था कौन? हर्ट्ज। ओके बेटा, नाम नोट कर लेना। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या प्रूफ किया? किसका कंसेप्ट दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इन्वेंटर इसीलिए माना जाता है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल को। चलो बेटा, अब आगे देखो अगले पॉइंट पर, माइकलसन मोर्ले। तो माइकलसन मोर्ले यानी कि एक साइंटिस्ट था माइकलसन मोर्ले।
तो लाइट इज द, देखो बेटा अब क्या कहता है यह, तो अब यह पहली बार ही आया कि लाइट इज द सेल्फ सस्टेनिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि पहला एक्सपेरिमेंट माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था बेटा, जो ये कहता है कि लाइट इज द सेल्फ सस्टेनिंग, यानी कि लाइट को स्पेस में चलने के लिए किसी भी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो सेल्फ सस्टेनिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, और इसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर क्या हुआ इसके बाद, नॉट कैंसिल्ड एनी हाइपोथेटिकल मीडियम, यानी देखिए नॉट कैंसिल्ड एनी हाइपोथेटिकल मीडियम, यानी किसी मीडियम को कैंसिल नहीं किया था। अब चलो बेटा अब देखो, तो अब मैक्सवेल प्लांक क्या जो अब कहते हो क्वांटा शब्द, क्वांटम जिससे बना क्वांटम थियरी या फिजिक्स, तो जो बेटा तो जो सबसे पहला ना बेटा यहाँ पे तो मैक्सवेल प्लांक ने वर्ड दिया क्वांटा सबसे पहले, और ये कहा कि E इक्वल टू ना बेटा अब यहाँ पर तो मैक्सवेल प्लांक E बराबर एच न्यू का जो पहला जो सबसे पहले बेटा E बराबर एच न्यू का फार्मूला देने वाला जो साइंटिस्ट था बेटा वो मैक्सवेल प्लांक था। अब चाह देखो बेटा, और अगला पॉइंट कि 1905 ईस्वी में E को टू डेल्टा mc² बराबर आइंस्टीन का इक्वेशन है बेटा, या आइंस्टीन इक्वेशन आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, तो E को टू डेल्टा mc² का इन्वेंशन कब हो गया है क्या बेटा, 1905 ईस्वी में। एंड प्रूव द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसी बेस पे बेटा, इसी बेस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी लाइट क्या है, तो अब यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो किया गया। अब यहाँ ये शो किया गया कि अब अभी तक वेव चल रहा था, अब शो किया गया कि यह लाइट वेव भी नहीं है बल्कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। तो यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है कि लाइट का कौन सा नेचर, तो अब ये शो करता है कि लाइट एक पार्टिकल है। इसके बाद बेटा क्या हुआ, 1945 से 1950 ईस्वी में नील बोर ने बेटा इसी कंसेप्ट को यूज करके क्या दिया था, अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। अब 1923 ईस्वी में चलो बेटा, 1923 ईस्वी में कॉम्पटन स्ट्रॉन्ग ना सपोर्ट ऑफ द पार्टिकल नेचर, और इस नेचर का कॉम्पटन नामक के साइंटिस्ट बेटा जो 1923 में अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, कॉम्पटन इफेक्ट, जो BSc MSc में पढ़ाया जाता है। तो कॉम्पटन इफेक्ट बेटा तो आपको खाली नाम जान लीजिए, बस इतना ही काफ़ी आपके लिए बेटा। तो यह जो है पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है ना, यानी कि पार्टिकल नेचर को, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कौन प्रूव करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको प्रूव करता है, किस नेचर को, पार्टिकल नेचर को। और पार्टिकल नेचर को किसने प्रूव किया बाई एक्सपेरिमेंट, तो ये करने वाला साइंटिस्ट था कॉम्पटन। अब देखो बेटा, अब ये पहली बार ये शो किया कॉम्पटन ने कि इंटरेक्शन ऑफ द लाइट विद द मैटर, पहली बार शो किया कि जो लाइट होता है, जो लाइट है ना बेटा, वह मैटर के साथ, यानी कि मैटर के साथ इसका इंटरेक्शन होता है, यह पहली बार शो हुआ बेटा। चलो अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद बेटा, हाँ चलो बेटा, अब इसके बाद बेटा लेमडा बराबर क्या होता है, लेमडा बराबर हम लोग का क्या बेटा, लेमडा बराबर देख रहे हो ना कि H/P है बेटा, तो लेमडा इक्वल टू H/P, ओके बेटा, लेमडा इक्वल टू H/P। तो अब यहाँ पर डी ब्रॉगली जिसको पढ़ते हो कि डी ब्रॉय, तो डी ब्रॉगली ने बेटा कंसेप्ट ऑफ द मैटर वेव दिया ना, डी ब्रॉगली ने, और जिसको मैटर वेव को कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक वेव, और जिसका लेमडा का मान कितना होता बेटा, लेमडा इक्वल टू H/P। और ये कब दिया था ये डी ब्रॉगली ने बेटा, 1924 ईस्वी में, 1924 में। तो 1924 ईस्वी में बेटा यह जो मैटर वेव का इन्वेंशन में डी ब्रॉगली कंसेप्ट आया, ओके बेटा, कंसेप्ट ऑफ द मैटर वेव, या इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक वेव, लेमडा इक्वल टू H/P। अब यह सबसे पहला, अभी तक तो चल रहा था कि सबसे पहले थ्योरी में क्या है, लाइट है, सबसे पहले कि न्यूटन का कार्पास्कुलर थियरी, यानी कि वो न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत, वो कहता है कि लाइट छोटा छोटा पार्टिकल्स है। लाइट का मतलब कि जो भी लुमिनस बॉडी होती है, मान लो कहीं पर कैंडल जल रहा है तो उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, जिनको न्यूटन ने कड़ी का कहा। डेवलपमेंट होता गया, आगे चल करके हाइजन ने कहा कि यह वेव है, फिर उसके बाद में मैक्सवेल प्लांक आया, वो कहा कि नहीं वेव नहीं है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, यह जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फिर प्रूफ किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ कि लाइट को चलने के लिए किसी माध्यम वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब उसके बाद में लास्ट में क्या आया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टीन क्या कहता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ करता है कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर को शो करता है, पार्टिकल है। अब पार्टिकल है, इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था कि कैसे मान लिया जाए पार्टिकल है।
तो मैक्सवेल प्लांक की क्वांटम थ्योरी क्या कहती थी? प्लांक की क्वांटम थ्योरी कहती थी बेटा, यानी कि जो मैक्सवेल प्लांक है उसकी थ्योरी क्या कहती, लाइट क्या है? तो वो कहा कि लाइट पार्टिकल है और यह तो जो फोटॉन, तो फोटॉन का नाम पहली बार आया। तो फोटॉन क्या होता है? तो फोटॉन इक्वल टू एच न्यू, और जो सबसे छोटा एनर्जी संभव है बेटा, तो E इक्वल टू एन एच न्यू। यह n की वैल्यू केवल इंटीजर हो सकती है, n बराबर 1 2 3 4 5 हो सकता है, दशमलव या फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो n का सबसे छोटा मान क्या हो सकता है बेटा? तो n का सबसे छोटा मान 1 हो सकता है, 1। तो यानी कि E इक्वल टू एच न्यू हुआ। अब E इक्वल टू एच न्यू करने की जो सबसे छोटा फोटॉन की एनर्जी होती है उसको कहते हैं क्वांटा, वन क्वांटा। इसी पर बेस्ड हुआ क्वांटम मैकेनिक्स। ओके बेटा, दिस इज द रूट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। अच्छा, अब देखो बेटा, तो यह सबसे छोटी एनर्जी रही। अच्छा, अब ये हुआ कि ये जो क्वांटा है, एक फोटॉन वो है क्या एक्चुअली? क्या वह वेव है या कि वो पार्टिकल है? तो ये हुआ कि यह कुछ नहीं, ना वेव है ना पार्टिकल है, बल्कि यह एनर्जी का बंडल, एनर्जी का पैकेट है। दिस इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी, और ये इसकी एनर्जी सबसे छोटी एनर्जी एच न्यू होती है, और इसके इंटीग्रल मल्टीपल में एनर्जी हो सकती है, जैसे कि 1 एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू, 4 एच न्यू, 1,00,000 एच न्यू, 2,000 एच न्यू, ये हो सकता है। लेकिन 2.5 एच न्यू, 2/3 एच न्यू ये नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स मीन्स कि इसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। ये हो सकता है, जब भी कहीं पर शब्द लगाया जाता है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो उसी को कहते हैं क्वांटम, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं बेटा उसको। उसी को क्वांटम कहते हैं। कि जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब कि वहाँ रिस्ट्रिक्शन है कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता, उसे कहते हैं कि क्वांटाइज्ड है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आर्बिटल, अब रेडियस ऑफ द आर्बिट क्वांटाइज्ड है, रेडियस ऑफ द आर्बिट क्वांटाइज्ड पढ़े ना बोर मॉडल में, तो रेडियस ऑफ द आर्बिट इज क्वांटाइज्ड ना बेटा। और तभी कहते हो ना कि एन लेमडा बराबर क्या होता है बेटा? तो एन लेमडा इक्वल टू कहते हो कि एन लेमडा इक्वल टू 2πr, कहते हो कि 2πr इक्वल टू एन लेमडा, बोलते हो ना बेटा। तो यानी कि वो क्या है? क्वांटाइज्ड है। रेडियस बोर का रेडियस क्या है? क्वांटाइज्ड है। ओके बेटा, जो कहते हो कि एन एच बाई 2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए ना वहाँ पर, जो सरकमफ्रेंस है 2πr। चलो बेटा आ जाओ, देखो अब यहाँ पे, अब जो देखो बेटा, अब यहाँ पर 1900, अब देख बेटा, अब यहाँ पर ये हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या शो किया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये शो किया कि जो लाइट है वो पार्टिकल है, यानी कि पार्टिकल नेचर मानकर प्रूव किया आइंस्टीन ने। क्लियर? अच्छा, अब यदि वो पार्टिकल है तो फिर पोलराइजेशन कैसे हुआ? पोलराइजेशन शो किया, पोलराइजेशन शो किया कि लाइट का ट्रांसवर्स नेचर है, लाइट ट्रांसवर्स है और यह लाइट वेव है। तो एक एक्सपेरिमेंट पोलराइजेशन कहता है कि लाइट वेव है और ट्रांसवर्स नेचर है, और दूसरा एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है कि लाइट पार्टिकल है। तो यहाँ पार्टिकल का सेंस क्या है? यहाँ पार्टिकल का सेंस है कि एनर्जी का पैकेट है और पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है, जो न्यूटन ने अपने समय में 1600 ईस्वी में ही, 16वीं शताब्दी में ही माना था। ओके, चलो बेटा, अब यहाँ से आप देखो, अब फाइनली क्या हुआ? तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट आया ये झंझट पूरी समाप्त करने के लिए, वो था बेटा डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो ये डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट 1927 में जो आया बेटा, यह एक रिवॉल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट था। क्या था? ये कहा कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन किया, इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में कैसे घूमता है, इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन करके दिखाया। इलेक्ट्रॉन है तो मैटर, इलेक्ट्रॉन मैटर है, मैटेरियलिस्टिक है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज नॉट चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, खुद इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं होता है, जानते हो बेटा। तो इलेक्ट्रॉन जानते बेटा, अब इसके बाद क्या किया कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन किया। डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट ही वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जिसने इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन किया और कहा कि जब कहीं पर भी, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या डिफ्रैक्शन से रिजल्ट क्या निकला उसका, तो कहा कि यह इलेक्ट्रॉन एक ही साथ दोनों नेचर शो करता है। पहली बात यह है कि मैटर है, इसका मास फिक्स है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। कहा कि इसके मास फिक्स है, इसमें लीनियर मोमेंटम होता है। तो अब हम जब बार बार कहते हो कि पार्टिकल नेचर,
तो पार्टिकल नेचर का मतलब होता है कि बेटा कि कहीं पर भी पार्टिकल नेचर होने के लिए ज़रूरी होता है कि उसके पास लीनियर मोमेंटम हो, रेखीय संवेग हो, और वेव होने के लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ डिफ्रैक्शन हो। यानी कि जो यह चैप्टर है डिफ्रैक्शन, कहीं पर भी वेव होने के लिए मस्ट है डिफ्रैक्शन होना। कहीं पर भी यदि डिफ्रैक्शन हो रहा है तो वह वेव अवश्य होगा, और यदि वह डिफ्रैक्शन नहीं है हो रहा है तो वह वेव कदापि नहीं होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन था उसमें पार्टिकल भी था, क्योंकि वह तो साफ साफ था कि उसका लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू एम वी था बेटा। और उसके बाद उसके पास में जो यह प्रूफ किया जो इसका वेवलेंथ, तो इसके पास वेवलेंथ भी था बेटा। अब देखो, अब इसके पास वेवलेंथ भी था जो लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी आया था ना, लैम्डा इक्वल एच अपान पी, जिसने निकाला था इसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हो। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एच अपान पी, यानी कि लैम्डा और पी अब दोनों से दूसरे से कोरिलेट हो रहे हैं। तो एक ही चीज़ के पास, इलेक्ट्रॉन के पास लैम्डा है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन के पास लैम्डा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास लैम्डा होने का मतलब कि ये वेव नेचर को शो किया। इस इलेक्ट्रॉन के पास में लीनियर मोमेंटम भी है, और लीनियर मोमेंटम किसका प्रतिनिधि है बेटा, वह पार्टिकल नेचर का। तो लीनियर मोमेंटम शो करता है कि यह क्या है, पार्टिकल है। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या शो किया बेटा, डिफ्रैक्शन के कारण शो किया कि वेव है, और चूंकि लीनियर मोमेंटम है तो स्पष्ट हो गया कि यह पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन दोनों नेचर शो किया। ठीक वैसे ही जैसे लाइट हमारा है, तो लाइट डिफ्रैक्शन शो करता है, यानी कि यह शो करता है कि लाइट वेव है, और लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इसे वो शो करता है कि ये पार्टिकल है। इसका मतलब कि लाइट दोनों है, और इसी को कहते हो क्या, ड्यूअल नेचर, यानी कि लाइट की दोहरा प्रकृति, दोहरा चरित्र। ओके, क्या पढ़ रहे हो, फिजिक्स, P100 फिजिक्स। फिजिक्स दमदार, MBBS का आधार। अब चलो बेटा, क्योंकि जानते हैं बेटा कि आपको MBBS पाने के लिए 35+ क्वेश्चंस हर हाल में करना पड़ेगा। ओके, 35+, वो भी तब जब आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी और बायो बहुत अच्छा होगा, तब, अदरवाइज 40 के आसपास पहुंचना पड़ेगा। ओके, कमा। अब चलो, लेकिन साथ ही साथ और कि कुछ भी असंभव नहीं है, अभी बहुत टाइम है, 50 दिन बहुत होते हैं आपके लिए। यस, चलो अब देखना, अब वेव, अब चलो बेटा अब रिजल्ट पे चलते हैं। वेव, डिफ्रैक्शन, वेव नेचर में कौन कौन हो गए बेटा, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन ना, स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन, न्यूटन्स रिंग, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, सब कुछ वेव नेचर से क्लियर होती हैं। अब पार्टिकल नेचर में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट होगा बेटा, तो पार्टिकल नेचर में रेडिएशन, रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वह है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों, क्योंकि बेटा यह देखो बेटा, रेडिएशन ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो चीज़ें आपके सिलेबस में होती हैं। रमन इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट का नाम जानिए, क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है। चल बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग चलते हैं अपने मेन चैप्टर पर। तो दिस वाज द बेसिक, दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द लाइट। अब है बेटा नीट 2025 चैप्टर डिफ्रैक्शन। जानते हो बेटा कि हम यहाँ पे मात्र आपको 4 फार्मूला देने जा रहे हैं ना बेटा, मात्र ओनली 4 इक्वेशन, 4 फार्मूला बताने जा रहे हैं बेटा। 4 लाइन लिखो, डिफ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, पक्का। अभी हम करके दिखाते हैं, एग्जाम्पल के रूप में सब आपके सामने सॉल्व करते हैं। बस थोड़ा 2 बार प्रैक्टिस कर लेना अपने मन से, उसको 4 लाइन याद कर लो, एक क्वेश्चन पक्का। चलो, तो 4 फार्मूला, टेंशन, डिफ्रैक्शन का टेंशन अब नहीं होगा। आ जाओ, डिफ्रैक्शन। तो अब सवाल है बेटा, लिखने का काम शुरू करो बेटा। तो अब हाँ, आप लिखना शुरू कर दिए होंगे, पहले भी मैं बोला हूँ लिखने के लिए। तो डिफ्रैक्शन, चलो बेटा, अब यहाँ पर है कि पहली बात ये बेटा कि डिफ्रैक्शन होता ही क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द डिफ्रैक्शन। कुछ हमारे स्टूडेंट्स बेटा बोले हिंदी सर थोड़ा यूज करिएगा, तो बेटा मैं हिंदी और लिखने का काम तो हिंदी में संभव नहीं है, तो लिखने का काम तो फिलहाल इंग्लिश में ही करूँगा बेटा। लेकिन देखिए, समझाने का काम मैं शुद्ध हिंदी में से आपको समझा रहा हूँ, तो आप समझ लेंगे ना। तो आप यदि हिंदी मीडियम में, तो हमारी समझ से आप लिखते नहीं होंगे, लेकिन यदि हिंदी मीडियम में लिखे बेटा तो अपना बना करके लिख लेना हिंदी में। लेकिन कोई आपको प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं बताऊँ बेटा कि ऐसे ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जो इस समय जानते होंगे कि अपने विषय में आपको मैं बता चुका हूँ कि दो है गोरखपुर में बेटा 2000+ MBBS डॉक्टर
मैं उससे ज़्यादा ही बहुत बनाया हूँ, मुझे खुद ही नहीं मालूम है कितने। मैं जहाँ जाता हूँ वहीं कोई ना कोई डॉक्टर मिल जाता। किसी नर्सिंग होम में देखो तो वहाँ मेरा ज़रूर 2-3 डॉक्टर बैठे हुए हैं, चाहे सदर हॉस्पिटल से लेकर के बड़े बड़े नर्सिंग होम जो भी है सब डॉक्टर्स हैं। चलो बेटा, अब फिलहाल अब इसके बाद में जो था यह है कम से कम 20 से प्लस 20 प्लस तो ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जो अंडर 100 रैंक लाए हैं ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में। तो फिलहाल ये जानते हो अपना सिंपल इंट्रोडक्शन। तो हम आपको ये कहना चाहेंगे बेटा कि आप अच्छी तरह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एक चैप्टर बहुत अच्छी तरह से तैयार करो। उसका एक चैप्टर में 4 फार्मूला लिखो, चारों फार्मूले को कैसे यूज करेंगे बस उसकी 4-5 बार 10 बार प्रैक्टिस कर डालो, बस इतना। दैट विल इनफ। ओके कम ऑन। चलो बेटा, अब सबसे पहला पॉइंट लिखना कि डिफ्रैक्शन से तुम समझते क्या हो, व्हाट डू यू मीन बाय द डिफ्रैक्शन। चलो कुछ एग्जाम्पल ले लिया जाए अपना। तो कुछ एग्जाम्पल लिया जाए बेटा, जैसे मान लो कि अभी जैसे मान लो कि ये डार्क रूम में आप बैठे हुए, बिल्कुल अंधेरा है, चारों तरफ से बंद कर दो, बंद कर दिया। चलो अब एक जैसे मान लो कहीं से लाइट उसमें आ रही है, तो देखते होंगे कि जब कहीं से लाइट आ रही होती है ना, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट प्रोपेगेट ऑलवेज इन द स्ट्रेट लाइन। तो लाइट हमेशा चूंकि स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो थाली जिस रास्ते में जिस पिन होल से लाइट जा रही है, खाली उसी के सामने उजाला होना चाहिए था, लेकिन उसकी वजह से पूरा कमरा कुछ उजाला हो जाता है। कहीं पर दूसरा एग्जाम्पल, कहीं पर भी जब हम लाइट मान लो पतला कोई बीम लाइट की जा रही है और उसके रास्ते में हम कोई जब अवरोध रख देते हैं, ऑब्स्टेकल या अपर्चर, जब कोई हम रख देते हैं बेटा ऑब्स्टेकल कोई रख देते हैं, तो हमें देखते हैं कि जो उसका शार्प शैडो बनना चाहिए ना, लेकिन हम ये देखते हैं उसका शार्प शैडो यानी कि उसका प्रतिबिंब, शुद्ध प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन वह एकदम क्या बोलते हैं हिंदी में, शार्प इमेज, मतलब ये हुआ कि तीक्ष्ण प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। हम ये देखते हैं कि जो बाउंड्री होती है ना, शार्प नहीं होती, और जो बाउंड्री होती है उस पर लाइट इधर उधर बिखरे होते हैं। और लाइट का बिखरना एक्चुअली होता क्या है, तो जो लाइट बिखर जाती है अपने स्ट्रेट लाइन से, उसी लाइट के बिखराव को कहते हैं ना डिफ्रैक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं विवर्तन। हिंदी में कहते हो विवर्तन, डिफ्रैक्शन, दैट इज द डिफ्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इंग्लिश में लिख लो कि स्प्रेडिंग ऑफ द लाइट बियॉन्ड द स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन। ओके, यानी कि जब सीधे पथ पे चलना चाहिए लाइट को, जब वो सीधे पथ से क्या करती है बेटा, जब सीधे पथ के बजाय चलने के बजाय वह इधर उधर बिखरती है, जो बिखराव होता है उसी को हम विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन कहते हैं। अब चलो बेटा, अब देखो, तो अब कहते हो कि डी साइन थीटा। अब यहाँ पे कुछ आगे बढ़ते हैं, पूरी डिटेल थियरी स्लो मोशन में पूरी डिटेल थियरी इसी प्लेलिस्ट में, डिफ्रैक्शन के प्लेलिस्ट में पहले का पुराना वीडियो है, वहाँ बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करके स्लो स्पीड से मैं एक एक लाइन सब सिखाया हूँ। तो यदि आपको और ज़्यादा और ज़्यादा हेल्प की जरूरत होगी बेटा, तो जरूर उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पर हम जस्ट लाइक ए रिवीजन हम यहाँ पे कर रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपका 50 दिन का एग्जाम है, तो हम आपको ऐसी टेक्निक देने जा रहे हैं कि जिसको देखते ही यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसका कोई टेंशन ना हो। 4 फार्मूला, टेंशन फिनिश। आओ, अब डी साइन थीटा बराबर एन लेमडा, जानते बेटा कि डी साइन थीटा बराबर एन लेमडा। पहली लाइन लिख दो बेटा कि डी साइन थीटा क्या बेटा, तो डी साइन थीटा बराबर होता है क्या, दिस इज द पाथ डिफरेंस, दिस इज पाथ डिफरेंस। अब ये कैसे होता है, क्या होता है बेटा, तो मैं अभी आगे सब कुछ आप आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा बेटा। यहाँ पर लिख दो कि पाथ डिफरेंस बराबर, पहली लाइन लिख दो बेटा कि पाथ डिफरेंस बराबर डी साइन थीटा बराबर एन लेमडा। अब ये जानते हो बेटा कि यह डी साइन थीटा बराबर एन लेमडा कहाँ देखे थे आप, केमिस्ट्री की क्रिस्टलोग्राफी चैप्टर में सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो, स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड, वहाँ पर ब्रक्स इक्वेशन एक आता है ना, ये वही इक्वेशन है, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, डी साइन थीटा इक्वल टू एल लेमडा। मैक्सिमम डिफ्रैक्शन प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, तो साइन थीटा का मान 90 डिग्री होना चाहिए, यानी थीटा का मान 90 डिग्री होना चाहिए, और डी बराबर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन यानी एन बराबर 1 होना चाहिए, तो डी बराबर लेमडा हो गया ना बेटा, तो डी बराबर लेमडा हो गया। कहाँ से, ब्रक्स लॉ ऑफ द डिफ्रैक्शन ऑफ द एक्स रेज। ओके, चलो बेटा, अब जरा देखना डायमेंशन ऑफ द, अब कहते हो कि डी बराबर लेमडा, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, बहुत ही साफ है, कहीं पर भी मैक्सिमम डिफ्रैक्शन कब होता है ना, मैक्सिमम डिफ्रैक्शन कब होता है। और पहली बात बेटा कि एक बार फिर से नोट करो कि वेव होने के लिए डिफ्रैक्शन मस्ट है, प्रोसेस ऑफ द डिफ्रैक्शन इज मस्ट टू बी वेव एनीवेयर, आइदर दैट इज द वेव और दैट इज द पार्टिकल ना, यानी कि कहीं पर भी चाहे पार्टिकल हो चाहे वेव हो, वेव होने के लिए उसमें डिफ्रैक्शन होना मस्ट है, जस्ट लाइक डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट इन द केस ऑफ द
डिफ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, चलो नाउ कम ऑन। तो अब कहता है बेटा कि अब यह डिफ्रैक्शन मैक्सिमम कब होगा, लाइन नोट करो बेटा, डिफ्रैक्शन मैक्सिमम कब होगा, जब ऑब्स्टैकल का डायमेंशन यानी कि उसका आकार जिससे वस्तु हम जिससे लाइट हमारी टकरा करके डिफ्रैक्शन होने जा रही है ना, उसका आकार, उसका साइज, उसका डायमेंशन किसके बराबर हो, वेवलेंथ के बराबर हो। तो यदि उसके वेवलेंथ या लगभग बराबर लिखा जाता है कि क्या होना चाहिए बेटा, तो कहो कि d अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लेमडा हो। d क्या है, डायमीटर, यानी कि d क्या है, साइज, d क्या है, डायमेंशन। देख लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलो अब डायमेंशन ऑफ द एपर्चर शुड बी अप्रॉक्स इक्वल टू आर द फॉर मैक्सिमम डिफ्रैक्शन। तो मैक्सिमम डिफ्रैक्शन के बेटा d बराबर, d लगभग लेमडा के बराबर होना चाहिए, कीप इन माइंड ऑलवेज। नेक्स्ट, वेव नेचर, यानी कहीं पर भी यदि वेव नेचर होना है, वेव नेचर यदि प्रूफ करना है, तो सबसे पहली जरूरी बात यह है कि डिफ्रैक्शन मस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट चलो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में बेटा आ जाओ। अब नेक्स्ट पॉइंट में बेटा यहाँ पर डिफ्रैक्शन को अब हम ले करके आपको दिखा रहे हैं। तो देखो बेटा, अब यहाँ पे मैं केवल मेन बातें यहाँ पे समझा रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं आपका तैयार है या नहीं तैयार है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। पूरा डिटेल इसका पढ़ना है वीडियो बेटा, तो एक डिफ्रैक्शन नाम का चैप्टर होगा, आप वहाँ से और डिटेल में पढ़ सकते हो। सब कुछ वहाँ पर दिखाया हूँ, मैं यहाँ पे फास्ट और शॉर्ट में बता रहा हूँ। चलो बेटा, अब यहाँ पे क्या है ये देखो बेटा। पहली बात यह है कि यदि किसी भी न्यूमेरिकल में बेटा, किसी भी न्यूमेरिकल में जब न्यूमेरिकल देगा तो वहाँ पर डिफ्रैक्शन का नाम नहीं लेगा ना बेटा। तो क्वेश्चन को पहले बच्चे कभी गलती कर देते हैं कि हमेशा याद रखना कि इंटरफियरेंस में दो स्लिट होती है, S1 और S2, जैसे YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में S1 और S2, और डिफ्रैक्शन में हमेशा एक ही स्लिट होती है ना बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत ही डिटेल मैं पीछे बताया हूँ वीडियो में बेटा, डिफ्रैक्शन का वीडियो है। डिफ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं, तो डिफ्रैक्शन दो तरह के होते हैं। कौन कौन डिफ्रैक्शन बेटा, यहाँ नाम जल्दी जल्दी बता दूँ आपको। तो डिफ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं। पहला है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, और दूसरा कौन होता है बेटा, दूसरा होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा, तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन वो होता है जिसमें लेंस की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जिसमें लेंस आ जाए, जहाँ पर भी लेंस आए तो वहाँ पर समझ लेना ये फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है। पहचान इसकी क्या है बेटा, तो इसमें या तो सोर्स ऑफ द लाइट एंड स्क्रीन बोथ आर एट द इनफाइनाइट, दोनों अनंत पर होते हैं। जबकि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है बेटा, यही मेन पहचान है। जबकि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है बेटा, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में दोनों निश्चित फाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं और किसी लेंस की आवश्यकता नहीं होती। बस हो गया बेटा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द डिफ्रैक्शन, नंबर 1 फिर से बोलो, फ्राउनहोफर। दूसरा कौन सा, फ्रेस्नेल। फ्राउनहोफर की क्या पहचान है, इसमें लेंस की ज़रूरत पड़ती है। क्यों लेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सोर्स या स्क्रीन या दोनों इनफाइनाइट पर होते हैं। फ्रेस्नेल कौन सा है, फ्रेस्नेल में क्या होता है, फ्रेस्नेल में दोनों निश्चित दूरी पर होते हैं, उसमें किसी लेंस की आवश्यकता नहीं होती। याद हो गया, आगे बढ़ो। चलो देखो बेटा, अब यहाँ पर अब सपोज किया जाए कि यह एक स्लिट है। स्लिट मीन्स कि कहीं पर भी कोई भी चीज़ हो, जैसे हमारी कोई पर्दा लगा हुआ है, उसमें पतला सा स्लिट ब्लेड से काट दिया, चीरा लगा दिया, उसी को स्लिट कहते हैं। तो ये स्लिट है, हमने दिखाने के थोड़ा बड़ा बनाया है। ये डिस्टेंस कितना बेटा, सेपरेशन कितना है, d। सामने एक पर्दा लगा हुआ है, काले रंग का पर्दा, ब्लैक, और यहाँ पर स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन बोलते हैं। ओके, चलो अब देखो बेटा, तो जब जैसे मान लो कि अब यहाँ पर हमारी लाइट आ रही है ना बेटा, ये लाइट इंसिडेंट कर रही है, इस पर लाइट इंसिडेंट कर रही है। तो जब ये लाइट इंसिडेंट करेगी बेटा, तो ये स्लिट पर यहाँ पर टकराएगी, यहाँ पर भी टकराएगी ना। और लाइट जानते बेटा, किसे पीछे वीडियो में मैं डिस्कस किया हूँ बहुत डिटेल में, वहाँ थोड़ा पढ़ना बेटा ना। तो पीछे वीडियो में यहाँ पर मैं शॉर्टकट आपको देने जा रहा हूँ। शॉर्टकट यानी कि यह चैप्टर देखते ही तैयार हो जाए, मिसाल मारे दनादन। देखो बेटा, अब अंतर क्या थोड़ा डिस्कस कर दूँ। यहाँ पर यंग डबल स्लिट में दो स्लिट था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट था, S1 और S2। तो वहाँ पर एक ही वेव फ्रंट जो था वो दो स्लिट पर पड़ रहा था और दोनों स्लिट पर टूट रहा था।
अच्छा, अब वहाँ पे क्या सोचा बेटा कि वहाँ पर जानते हो कि उसमें जो लाइट होती है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वह एक ही से दो इमेजिनरी सोर्स बने हुए थे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ क्या होना चाहिए था, लाइट को कोहेरेंट होना चाहिए या YDSC में। तो दो स्लिट बनाते हैं, दो सोर्स बनाते हैं, तो दो वेव फ्रंट टूटते हैं पढ़ करके स्लिट पर। स्लिट पर जब भी वेव फ्रंट पड़ता है तो टूट जाता है ना, अरबों अरबों पार्ट में बिखर जाता है वह। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो वेव फ्रंट टूटे, उनका आपस में वेव फ्रंट क्या एनर्जी है। तो अब ये दोनों का क्या हुआ, स्क्रीन पर दोनों का आपस में सुपरपोजिशन हुआ। तो कहीं पर ब्राइट फ्रिंज बनी, डार्क ब्राइट, तो उसे कहते हो इंटरफेरेंस। लेकिन यहाँ पे दो वेव फ्रंट तो है नहीं, यहाँ पर तो एक ही वेव फ्रंट है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर यह एक वेव फ्रंट पड़ा और ये बहुत सारे पार्ट में टूट गया। टूट करके वह आगे अपनी स्पीड से लाइट की वेलोसिटी आगे बढ़ता रहा, और यहाँ पर एक ही वेव फ्रंट के कई पार्ट ना बेटा, एक ही वेव फ्रंट के कई पार्ट आपस में क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए। यानी कि यहाँ पर भी कौन सा प्रोसेस हुआ, तो यहाँ पर भी सुपरपोजिशन प्रोसेस ही हुआ। अंतर तब क्या है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में, कि इंटरफेरेंस में दो वेव फ्रंट टूटी और यहाँ पर एक ही वेव फ्रंट टूटी। वहाँ पर दो वेव फ्रंट का सुपरपोजिशन हुआ टूटने से, और यहाँ पर एक ही वेव फ्रंट टूट करके उसका सुपरपोजिशन हुआ। तो जब एक ही वेव फ्रंट टूटा तो उसे कहा गया डिफ्रैक्शन, और जब दो वेव फ्रंट टूट करके आपस में इंटरमिक्स हो गई तो उसे कहा गया इंटरफेरेंस, यानी हिंदी में कहते हो व्यतिकरण। चलो अब क्या होगा बेटा, अब वहाँ पर जानते हो कि इंटरफेरेंस में दोनों एम्पलीट्यूड बराबर होने चाहिए थे, दोनों जो वेव थी, दोनों वेव फ्रंट थे, उसका एम्पलीट्यूड बराबर होना चाहिए था, तभी एग्जैक्ट परफेक्ट मिनिमा मिलेगा। यानी कि मिनिमा कैसा होना चाहिए, तो मिनिमा का इंटेंसिटी 0 होना चाहिए, और मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमा की इंटेंसिटी मैक्स होना चाहिए, यानी कि 4I0 होना चाहिए। I0 क्या है, I0 जो लाइट थ्रू में ली गई उसकी इंटेंसिटी है। ओके फैंटास्टिक, ये सब तैयार होना चाहिए आज के डेट में। चलो बेटा, नहीं है कोई बात नहीं, डोंट बी वरी, मैं टेंशन लेने का नहीं, बस जम दबा कर पढ़ने का, जम करके आओ। अब चलो बेटा, या तो मैं करवाऊंगा सब कुछ। चलो बेटा देखो, यहाँ पहुँच गए, आ जाओ अब और आगे बढ़ो। अब इसके बाद देखो बेटा, अभी क्या हुआ कि यहाँ इंटरफेरेंस, अब सुपरपोजिशन हो रहा ना, तो सुपरपोजिशन हो रहा तो यहाँ पर भी इंटरफेरेंस के जैसा रिजल्ट आएगा। हाँ आएगा, पक्का आएगा। लेकिन क्या हुआ, लेकिन चूंकि यह सेंट्रल फ्रिंज जो थी बेटा, इस समय उस समय देखे होंगे इंटरफेरेंस में, तो इंटरफेरेंस में बेटा जो सबकी इंटेंसिटी बराबर होती है, चाहे वह फर्स्ट मैक्सिमा हो, चाहे सेकंड मैक्सिमा हो, चाहे थर्ड मैक्सिमा हो ना, सबकी इंटेंसिटी बराबर होती है। देखो बेटा, अब ये सेंट्रल मैक्सिमा था, यानी कि वह जो क्या था, सेंटर पर जो मैक्सिमा थी इंटरफेरेंस में, तो सभी इंटेंसिटी बराबर थी। देखो बेटा, सब इंटेंसिटी बराबर, चाहे आर्डर पे डिपेंड नहीं करता, सब इंटेंसिटी बेटा, सब इंटेंसिटी इसमें बराबर थी। किसमें, सब इंटेंसिटी बराबर थी, किसमें, इंटरफेरेंस में। तो ये था इंटरफेरेंस बेटा, इंटरफेरेंस में। अच्छा, और इंटरफेरेंस में क्या खासियत आई, इंटरफेरेंस में खासियत हुई बेटा कि देखो यहाँ ये भी 0 है, मिनिमा 0 है, देख रहे हैं, मिनिमा 0 है, मिनिमा 0 है, मिनिमा 0 है, मिनिमा 0, सब पे मिनिमा 0 है बेटा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा, जो सेंट्रल मैक्सिमा है, देख रहे हो ना, सेंट्रल मैक्सिमा की देखो ये एनर्जी इसकी इतनी है, यानी कि यह इसकी एनर्जी मैक्सिमम है। अब इसके बाद जो पड़ता है सेंट्रल मैक्सिमा के बाद फर्स्ट मिनिमा पड़ेगा। तो बेटा अब ये हो गया फर्स्ट मिनिमा, ये वाला। अब इसके बाद यह कौन सा मैक्सिमा बेटा, ये सेकंड मैक्सिमा है ना। तो सेकंड मैक्सिमा को यहाँ सेकंड मैक्सिमा नहीं कहते, यहाँ पर भाषा दूसरी होती है। यहाँ पर कहते हैं कि फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या बोलो, फिर से बोलो, सेकेंड यानी देखो ये वाला क्या है यार, सेकेंडरी मैक्सिमा है। कौन से, किस नंबर पे है, सेंटर के बाद एक आएगा ना पहला। तो चलो, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, या इसी को कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा कहो, या नहीं तो एक और नाम है, इसका नाम है सब्सिडियरी मैक्सिमा। जैसे सब्सिडी जो होता है, तो सब्सिडियरी मैक्सिमा भी बोलते हैं इसको। तो ये कौन सा मैक्सिमा हो गया, फर्स्ट सब्सिडियरी मैक्सिमा। फिर कौन हुआ, फिर कौन सा बेटा, सेकंड सब्सिडियरी मैक्सिमा, थर्ड सब्सिडियरी मैक्सिमा, ऐसे ही बेटा। अब ये कौन सा हुआ, फर्स्ट मिनिमा। ये कौन सा हुआ, सेकंड सब्सिडियरी मैक्सिमा। फिर कौन सा हुआ, सेकंड मिनिमा। फिर कौन सा हुआ, थर्ड सब्सिडियरी मैक्सिमा। तो अब यहाँ मैक्सिमा का मतलब क्या होगा,
मान लो काला पर्दा लगा हुआ है, सुपरपोजिशन हुआ, उस पर फ्रिंजेज बनी, तो जैसे जैसे व्यतिकरण में यानी इंटरफेरेंस में एग्जैक्ट डार्क, एग्जैक्ट ब्राइट, एग्जैक्ट डार्क, एग्जैक्ट ब्राइट बनता था, क्या ऐसे बनाएगा? नो, ऐसा नहीं बना। क्यों? इसमें ऐसा होगा कि सब पूरा स्किन उजाला रहेगी, पूरी स्किन उजाला रहेगी। अंतर कब तक क्या पड़ेगा? कैसे पहचानेंगे कहाँ बना मैक्सिमा? तो जहाँ पर मैक्सिमा होगा बेटा वहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि वहाँ पर लाइट ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। और उसके बगल में धुंधला रहेगा, थोड़ा कम ब्राइट रहेगा, फिर ज़्यादा ब्राइट, फिर कम ब्राइट, फिर ज़्यादा ब्राइट, फिर कम ब्राइट, फिर ज़्यादा ब्राइट, फिर कम ब्राइट। ऐसे ही ऊपर भी, सेंटर के ऐसे ऊपर भी और ऐसे ही नीचे भी। अब अंतर और क्या रहा? अंतर, अब अंतर ये रहा कि यदि इंटरफेरेंस से हम अंतर देखें तो इसमें सबकी विड्थ बराबर थी, यानी सभी ब्राइट फ्रिंज हो चाहे डार्क फ्रिंज हो, सबकी चौड़ाई बराबर थी। इसमें सबकी चौड़ाई बराबर नहीं होती बेटा, जैसे जैसे आर्डर बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे उनकी चौड़ाई भी बढ़ती जाएगी और उनकी एनर्जी घटती जाएगी। ये हाइट देखो बेटा, हाइट सबकी कम होती चली गई तो हाइट घटती जाएगी। अब इंटरफेरेंस में ना जब आर्डर बढ़ता था, यानी 50वीं फ्रिंज, 200वीं फ्रिंज, 10,000वीं फ्रिंज, तो वह उसकी इंटेंसिटी, इसमें इंटेंसिटी हाइट इसकी देख रहे हो ना बेटा, सब बराबर है, तो इंटेंसिटी आर्डर पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि चाहे पहली फ्रिंज हो, चाहे 50वीं हो, चाहे 2000वीं हो, सबकी इंटेंसिटी बराबर होती है। लेकिन इसमें सबकी इंटेंसिटी बराबर नहीं होती। जैसे जैसे दूर जाओगे आर्डर बढ़ता जाएगा, इंटेंसिटी उसकी घटती जाएगी, जो अभी सब न्यूमेरिकल में आ रहा है फार्मूले में। चलो क्लियर हो गए? आ जाओ, अब आ जाओ। अब कहोगे भाई कि सर वो 4 फार्मूला जल्दी से बता दीजिए जिससे कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व हो जाए, और सॉल्व करके 2-4 क्वेश्चन दिखा दीजिए, यही सोच रहे हो ना? आ जाओ, चलो आओ। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? तुमसे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंगुलर विड्थ यानी कि कोणीय चौड़ाई किसकी? सेंट्रल फ्रिंज की बताओ, ये पूछा जाएगा। तो अब यहाँ चौड़ाई बताने को 2 तरीके से बता सकते हैं। एक तो हमको यक्स पता हो तो आधा के ऊपर यक्स है, तो बेटा ध्यान देना, ये आधा के ऊपर ये इतना यक्स है और ये यहाँ आधा नीचे यक्स है, यानी कि पूरी चौड़ाई ये कितना हुआ, तो ये कितना कह दूँ? 2x हो गया। तो इसे कौन सा कहोगे? इसे कहोगे ना लीनियर विड्थ, यानी क्या? लीनियर, रेखीय चौड़ाई बोलोगे ना, रेखीय चौड़ाई बोलोगे। तो 2x लीनियर विड्थ। अच्छा, अब थीटा की भाषा में यदि बोला जाए बेटा, देखो थीटा, ये देखो थीटा है ना बेटा, तो ये थीटा है इतना ना, तो अब ये थीटा हुआ, ये भी थीटा हुआ। तो अब यदि एंगुलर विड्थ कहोगे तो कहोगे एंगुलर विड्थ थीटा बराबर कितना होगा बेटा? एंगुलर विड्थ थीटा बराबर कितना होगा? 2 थीटा बराबर एंगुलर विड्थ W कर दिया जाए, ओमेगा। तो ओमेगा हो गया हम लोग का क्या? 2 थीटा। तो चाहे कहो 2x चाहे कहो 2 थीटा। चलो नोट करो, मेन पॉइंट यही सब है बेटा। मात्र 4 फार्मूला, टेंशन फिनिश डिफ्रैक्शन चैप्टर का। आओ, तो ओमेगा बराबर 2 थीटा, और याद रखना कि यह कोणीय चौड़ाई है और ये रेखीय चौड़ाई है, मीन्स लीनियर विड्थ, एंगुलर विड्थ। आओ अब जब देखना डायग्राम में, एक बार फिर से देखो, डायग्राम थोड़ा बड़ा कर दें, देखो डायग्राम को ठीक से समझना। देखो अब यह एंगल थीटा है ना, तो बाई ज्योमेट्री यह एंगल भी जो सेंटर से मिला है ये भी एंगल थीटा ही होगा। अब ये देखो बेटा, मैं कहूँ tan थीटा बराबर क्या होगा, तो कहोगे x/d, और ये डिस्टेंस क्या है? स्क्रीन की दूरी है बेटा, तो कहोगे x/d है tan थीटा बराबर। मैं कहूँ कि sin थीटा बराबर बोलो क्या है इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए, तो कहोगे sin थीटा बराबर, तो क्या कहोगे? ये सामने वाला डेल्टा x कहोगे। अच्छा, अब ये है d और ये है थीटा, तो ये क्या बना? d sin थीटा। ये बना क्या? d sin थीटा बनाना बेटा। ओके कमान। अब जब देखता डायग्राम बना लो ठीक से बेटा, मैं बड़ा कर दिया हूँ, डायग्राम ठीक से बना लो। कर हो गया बेटा? चलो देखना आप। अच्छा अब देखो बेटा, अब जैसे पाथ डिफरेंस कहाँ पर है, तो इस बिंदु पे हम मान लो हमको पहुँचना है, तो एक तो हमारी लाइट सीधे जा रही है
और एक लाइट हम बेटा यही है ना, स्लिट की चौड़ाई यही है, तो एक लाइट हमारी यहाँ से जा रही है। अब चलो इस बिंदु के लिए पाथ डिफरेंस देखो क्या हुआ, यह लाइट यहाँ से, ये लाइट यहाँ से, तो अब ये दोनों ये जानते हो ये छोटा है और ये बड़ा है ना, ये बड़ा है ना, तो इसमें से ये कितना बड़ा है, इसमें से परपेंडिकुलर डाल दो, तो यह कितना बड़ा है, ये इतना हिस्सा बड़ा है डेल्टा एक्स। तो जितना बड़ा है वही पाथ डिफरेंस कहलाता है, पथांतर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। अब इस डेल्टा एक्स की वैल्यू हमको निकाल लेनी है। डेल्टा एक्स बराबर साफ दिख रहा है बेटा कि डेल्टा एक्स बराबर क्या हुआ, देखना डेल्टा एक्स बराबर क्या दिख रहा है, साफ साफ डी साइन थीटा दिख रहा है बेटा, दिख रहा है ना डेल्टा एक्स। तो लिखो पहला लाइन कि डायग्राम बना करके यहाँ पे लिखो डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है और डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा है। चलो अब आगे आ जाओ, चलो भाई अब ऊपर देखना और आगे बन गया होगा डायग्राम। हाँ बेटा चलो आओ देखो, अब लीनियर एंगुलर विड्थ बराबर कितना है, अभी बोला गया लीनियर वाला ओमेगा बराबर 2x, एंगुलर वाला ओमेगा बराबर 2 थीटा, यहाँ तक क्लियर। डेल्टा एक्स बराबर क्या है, डी साइन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या है, एक्स बाई डी, टेन थीटा बराबर एक्स बाई डी। चलो अब जब देखना, तो टेन थीटा बराबर एक्स बाई डी है, तो जानते हो जब थीटा का मान बहुत ही छोटा होता है तो टेन थीटा को थीटा लिख सकते हो, तो यह थीटा हो गया, तो थीटा बराबर एक्स बाई डी। साइन थीटा जरा देखना बेटा, साइन थीटा भी जब बहुत छोटा होता है ना तो साइन थीटा को भी थीटा लिख सकते हो, यानी कि यहाँ पर भी डेल्टा एक्स बराबर डी लिख सकते हो। अब चलो भाई और आगे बढ़ो, बस अब आओ मेन फाइनल पर। पहली लाइन में ये देखना, पहला फार्म जो बोले हम तुमसे ना कि 4 लाइन, मात्र 4 लाइन में डायग्राम दिमाग में रहे, हो गया दिमाग में प्रिंट हो गया, खींच दो ऐसे ही, डायग्राम दिमाग में रहा पहली लाइन। अब आओ दूसरी लाइन, अब पहली लाइन और टेन थीटा बराबर क्या होता है, डी साइन थीटा बराबर रियल लेमडा, ब्रॉग्स इक्वेशन हो जाता है दिमाग में, मैक्सिमम डिफ्रैक्शन के लेमडा बराबर डी होता है, याद रहे। पहली लाइन ये हो गया बेटा, पहली लाइन लिख दिया इसको। आओ अब दूसरी लाइन पे चलो, अब दूसरी लाइन में सीधे लिखो बेटा कि कंडीशन ऑफ द मैक्सिमा क्या होता है, लिखो कंडीशन ऑफ द मैक्सिमा, दूसरी लाइन लिखो कंडीशन ऑफ द मैक्सिमा। तो जानते होंगे कि इंटरफियरेंस में जो कंडीशन था वही ना उल्टा कर दो, बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक। अब यही भाषा किताब उताब में बेटा ना उल्टा सीधा करके समझाया है ना कि ना बच्चा समझ पाता है ना टीचर को समझाने आता है, और दोनों अपना टाइम बस पल्ला झाड़ लेते हैं चैप्टर से। यही होता है हकीकत में। फिलहाल आ जाओ बेटा, यहाँ पर 300 पेज पर मैं सब तोड़ मरोड़ के तुमको देता हूँ ताकि मुश्किल आसान हो जाए बस। और पढ़ने का मज़ा तभी है जब तुम क्वेश्चन को आसानी से मार दो बिना किसी झंझट के। चलो कंडीशन फॉर मैक्सिमा, चलो लिखो बेटा कंडीशन फॉर मैक्सिमा नोट करो, डेल्टा एक्स बराबर 2n+1 लेमडा बाई 2 और n बराबर 0 से शुरू करना, n बराबर 0 1 2 3 4 हो गया बेटा। चलो अब ये कंडीशन तुम्हारा देखो बेटा, अब यहाँ पर यदि n बराबर हम 0 रख दें तो कौन सा मिलेगा, सेंटर मिलेगा ना, n बराबर 0 पर सेंटर मिलेगा, यानी कि डेल्टा एक्स बराबर देखो बेटा लेमडा बाई 2 हो जाएगा सेंटर के लिए। ओके चलो अब जब देखना n बराबर 0 रखो बेटा तो सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, और n बराबर 1 कहा जाएगा तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा। सेकेंडरी मैक्सिमा पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा, नोट कर लिया, हाँ बस नोट करो बस यही, अभी सवाल दनादन लगेगा देखो। अब चलो आगे ना, अब चलो भाई अब अगले पॉइंट पे चलो। अब लिखो कि कंडीशन फॉर द मिनिमा लिखो, तो इंटरफेरेंस में जो मैक्सिमा क्या हुआ, क्या था, डेल्टा एक्स बराबर यल लेमडा था ना इंटरफेरेंस वाला, तो इंटरफेरेंस उसे उल्टा कर दो। अब यहाँ पर क्या है, मिनिमा है ना, तो बेटा ये मिनिमा है ना, तो अब लिखो कि डेल्टा एक्स बराबर यल लेमडा करो, अब यह लिखो मिनिमा के लिए, यानी कि जो इंटरफेरेंस से आया है उसी का उल्टा कर दो। तो अब ये क्या हुआ, डेल्टा एक्स बराबर यल लेमडा हो गया। चलो बेटा एन बराबर क्या लेना रहेगा, ध्यान देना, एन बराबर जो 0 होता है वह सेंट्रल के लिए होता है, और पहली मिनिमा सेंटर पे है नहीं, तो याद रखना कि कभी भी एन बराबर 0 नहीं होगा। तो एन बराबर हमेशा क्या होगा 1 2 3 4 मीन्स जो भी नंबर रहे। तो डेल्टा एक्स बराबर लेमडा किसके लिए है बेटा, ये फर्स्ट मिनिमा के लिए, फर्स्ट मिनिमा एन बराबर 1 होगा, फर्स्ट मिनिमा एन बराबर 1 लेमडा होगा बेटा। चलो अब आओ अगला पॉइंट, अगला फार्मूला क्या है भाई, अगला फार्मूला नोट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगला फार्मूला नोट करो। अब तुमसे पूछेगा बेटा ना,
अब तुमसे पूछेगा कि थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा का इंटेंसिटी बताओ कितना होगा। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी बताओ कितना होगा। बस अब देखो आ रहा है नहीं ना, बहुत आसान है बेटा। हाँ, क्योंकि पढ़ाने वालों ने सही से नहीं बताया हुआ है या तो पढ़ाया नहीं, बस इसीलिए परेशानी है और कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो बेटा, बस ये फार्मूला नोट करो जल्दी फटाफट। हाँ, बस एक फार्मूला नोट करो बेटा, आई बराबर, हाँ नोट करो पहले हेडिंग, इंटेंसिटी ऑफ एनी सब्सिडियरी मैक्सिमा, किसी भी, तो सब्सिडियरी में जानो ना, सेकेंडरी भी उसी का नाम होता है बेटा, यानी कि सब्सिडियरी लिखो या सेकेंडरी लिखो बेटा ना, तो चाहे सब्सिडियरी लिखो चाहे सेकेंडरी लिखो। चलो, तो किसी की भी इंटेंसिटी बतानी हो तो क्या करोगे, इंटेंसिटी आई बराबर आई नॉट अपॉन 2n+1 π/2 ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर कर दो, बस आंसर आ जाएगा, दनादन आंसर आएगा। किताबों में तोड़ मरोड़ कर दुनिया भर का इतना फंसा के लिखा बेटा कि बच्चा देख के घबरा जाता है। आओ, हो गया इतना। चलो, आई नॉट क्या है भाई, ऊपर जो है आई नॉट मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज की मैक्सिमम इंटेंसिटी दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो यह है। अब आ जाओ, अब तुम्हारे सामने एग्जाम्पल, क्वेश्चन शुरू होता है। अब देखो, मैं खाली मात्र ऊपर की 4 लाइनों से जितने भी IIT से में लेकर के नीट में एग्जाम आए हुए हैं, मैं उनको कैसे तुमको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। दैट विल बी एनफ, आई होप। चलो ओके, कम ऑन बेटा, चैनल को सब्सक्राइब सब लोग किए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए होंगे, तो जरूर सब्सक्राइब कर दो। यदि नहीं किए होंगे बेटा तो जरूर सब्सक्राइब करो, बस इतना ही कहना है। आओ और जम के पढ़ो। चलो ओके, कम ऑन। तो बेटा, तो अब कह रहा है कि डिटरमाइन इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट सब्सिडियरी मैक्सिमा। फर्स्ट सब्सिडियरी मैक्सिमा, ध्यान देना बेटा, फर्स्ट सब्सिडियरी मैक्सिमा की ना, सब्सिडियरी मैक्सिमा मीन्स सेकेंडरी मैक्सिमा। चलो बेटा, फर्स्ट सेकेंडरी के लिए क्या करोगे, अभी सिखाया हूँ, सेंट्रल के लिए 0 और फर्स्ट के लिए n बराबर, हाँ बेटा चलो n बराबर 1, फर्स्ट है ना, चलो फर्स्ट I1 कर दो, I नॉट अपॉन 2n, n बराबर 1, n बराबर 1, 2n+1 है ना ऊपर फार्मूले में, तो 2n यानी कि 2n+1, n बराबर 1, यहाँ कितना होगा बेटा 3π/2, 3π/2 का होल स्क्वायर है बेटा, होल स्क्वायर हो गया, यानी कि यहाँ हुआ 9π² अपॉन 4 ऊपर चला गया बेटा, 4I नॉट, दैट इज आंसर। कोई दिक्कत? बहुत बस क्या दिक्कत है इसमें? अब चाहे तुम 60% में हो, चाहे 30% में हो, चाहे 10% में हो, टॉप 5% में पहुँचना है MBBS पाने के लिए, और फिजिक्स 35 क्वेश्चन करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर, और यही इतना पढ़ के कर देना है। दिक्कत कहाँ है, कहाँ प्रॉब्लम है? तुम भाग्यशाली हो कि तुमको ये सब मिल रहा है, जिन दिक्कत उनके लिए है जिनको नहीं मिला हुआ है। आओ, कम ऑन द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2, आओ देखो, कह रहा है कि डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा एंड थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा का रेशियो पूछ रहा है इंटेंसिटी का, यही फार्मूला, एक बार उसको निकाल दो, एक बार उसको निकाल दो, रेशियो निकाल दो, क्या करना है, क्या प्रॉब्लम है? चलो सारे क्वेश्चन अभी ले रहा हूँ, देखो तुम्हारे सामने। देखो बेटा, I2 सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, I नॉट 2 × 2 + 1 यानी कि 5π/2, तो 5π/2 का मतलब कितना हो गया बेटा 25, 5π/2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 25π² अपॉन 4 ऊपर चला गया, 25π², बस हो गया। अब देखना I3 पे आ जाओ, थर्ड पूछा है ना, I नॉट अपॉन 2 × 3, n का मान 3 है, तो देखो 2 × 3 + 1 यानी कि 6, 1 7, 7 का 7π/4 2, इसका स्क्वायर कर दिया बेटा 49π² अपॉन 4 ऊपर चला गया, ये भी हो गया। रेशियो पूछा है I2 अपॉन I1, पहला कितना था, आया था 4I नॉट अपॉन 25π² इंटू, इसको डिवीजन कर दो बेटा 49π² अपॉन 4I नॉट, कैंसिल हो गया सब कुछ, आया कितना, दैट इज द आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके बेटा, चलो अगला पॉइंट,
नेक्स्ट अब देखना बेटा, तो केवल 4 फार्मूला, ओनली 4 फार्मूला और टेंशन डिफ्रैक्शन की टेंशन फिनिश। देखो कैसे हो रहा है, सब कुछ क्वेश्चन आप देखते जाओ। मात्र 4 फार्मूले 4 लाइन लिखा हूँ बेटा। पूरी थ्योरी समझने के लिए वो डायग्राम जरूरी था। पाथ डिफरेंस कहाँ है, कैसे बना है, जो सेंट्रल फ्रिंज की एंगुलर विड्थ वो कितनी है, लाइट है ही क्या, डिफ्रैक्शन है ही क्या, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या अंतर है। एक अच्छे बच्चे से उम्मीद की जाती है कि सबका आंसर वो जानता है, अदरवाइज नहीं जानता है तो 60% में है, कुछ भी नहीं जानता है तो 60% में है, अधकचरे में है तो 30% में है। बड़ी मेहनत कर करके पहुंचा है, कुछ पढ़ा है या सिलेक्शन के करीब है तो 10% में है। लेकिन सिलेक्शन के करीब और सिलेक्शन में बहुत अंतर है। सिलेक्शन के करीब होना 10% के अंदर, सिलेक्शन होना 5% के अंदर। तो बहादुर इसमें है बेटा कि 60% में है तभी 5% में आना है, 30% में है तभी 5% में आना है, 10% में है तभी 5% के अंदर आना है, ताकि अपनी एक सीट MBBS की रिजर्व हो जाए, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आओ फिलहाल अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है कि नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ द वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉन। कोई एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, कोई एक मोनोक्रोमेटिक लाइट बेटा जिसकी वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉन है। इंसिडेंट ऑन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब समझ रहे हो ना। मोनोक्रोमेटिक मतलब कि एक ही रंग की हो, एक सिंगल वेवलेंथ, देयर शुड बी ए सिंगल वेवलेंथ। नहीं होगा तो क्या होगा, तो एक बिंदु पर जो एक कलर मैक्सिमा शो करेगा, हो सकता है दूसरा कलर उसी पर मिनिमा शो करे, तो फ्रिंज विथ फ्रिंज पैटर्न मिलेगा ही नहीं ना। हाँ, और चलो बेटा आ जाओ। तो इंसिडेंट ऑन द सिंगल स्लिट, देखो बेटा अब कहीं डिफ्रैक्शन नाम चैप्टर में नहीं रहेगा क्वेश्चन में, एग्जाम में। सिंगल स्लिट जब देखना तो समझ जाना कि वो डिफ्रैक्शन है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन ऑफ विथ। देखो बेटा अब यहाँ पे विथ भी दिया हुआ है, कह रहा है कि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट एज द वेवलेंथ लैम्डा दिया हुआ है। अब देखो बेटा अब यहाँ पे विथ भी दिया हुआ है, सेंट्रल फ्रिंज की विथ भी दिया हुआ है बेटा। देखो इंसिडेंट ऑन सिंगल स्लिट ऑफ द विथ, स्लिट का विथ दिया हुआ है यानी कि डी दिया हुआ है ना, सिंगल स्लिट अभी तक डी है बेटा, ये डी हो गया। और क्या दे रहा, इफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म्ड एट द फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस, यानी कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है, कन्वेक्स लेंस यूज किया गया है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है, यानी कि सोर्स कहाँ से आया, सोर्स लाइट कहाँ पर से आ रही होगी, इनफाइनाइट से आ रही होगी, यानी कि सन को मानते हैं इनफाइनाइट पर, तो इनफाइनाइट से लाइट आ रही होगी। ओके, यानी कि प्लेन वेव फ्रंट होगा। चलो सब जो इनफाइनाइट से प्लेन वेव फ्रंट आता है ना वह इनफाइनाइट होता है, यानी कि वो प्लेन होता है। जो वेव फ्रंट लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहा हो या सन का जो वेव फ्रंट होता है वो प्लेन होता है। नोट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। चलो बेटा अब तो यहाँ कन्वेक्स लेंस यूज किया गया है, इसका मतलब फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है। ऑफ द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना कह रहा है कन्वेक्स लेंस का, 20 सेंटीमीटर। द लीनियर विथ, देखो बेटा लीनियर विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, आपसे लीनियर विथ पूछा था। अरे भाई ये तो नंबर 1 वाला है, और आया कब है ये क्वेश्चन। कहते हैं कि IIT का फिजिक्स बहुत टफ होती है। बेटा क्या टफ है, ये तो मौखिक मार सकते हो बस, अभी अभी पढ़े हो। ओमेगा बराबर 2 थीटा एंगुलर पूछा है तो, और लीनियर पूछा है तो 2x, x का मान निकाल देना है, x मान निकाल के वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। कैसे, इतना आसान। हाँ भाई देखो आओ, IIT आया कब है, तो जो IIT वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा। IIT 2024 1 फरवरी के पेपर में इनिंग फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया सवाल है। चलो अब आपको दिया क्या है और बताना क्या है। चलो बेटा लेमडा बराबर 6, बेटा लेमडा बराबर कितना है, तो लेमडा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉन है। तो 6000 ऐसा मीन्स क्या हुआ, 6 × 10⁻⁷ मीटर लिख दो बेटा, लिख दो मीटर में, लिख दो मीटर में कन्वर्ट कर दो। चलो अब डी बराबर कितना बेटा 0.01 मिलीमीटर है ना, यानी कि 0.01 यहाँ पर मीटर लगा दो बेटा, 10⁻³ 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है बेटा 10⁻³ मीटर। चलो एफ बराबर, अब कह रहा है जैसे मान लो बेटा कि यह पैरेलल बीम लाइट की है और यहाँ कन्वेक्स लेंस सब रखे हुए हैं, तो यह जितने दूरी पर जा करके फोकस होगा, जितने दूरी पर फोकस हुआ उसी को फोकल लेंथ कहते हैं।
ओके। अच्छा, अब कन्वेक्स लेंस जहाँ पर है, इसका मतलब कि वहाँ पर वो स्लिट वही मानेंगे, स्लिट है वहाँ पर, मानेंगे वहाँ पर स्लिट है। ओके। अच्छा, अब जितने दूरी पर जा करके फोकस हुआ, ऐसा मतलब ये हुआ ना कि वह जो डिस्टेंस फोकल लेंथ दिया वह डी के बराबर है, यानी कि स्क्रीन की डिस्टेंस वही है। तो यह हमेशा याद रखना इस बात को कि जो फोकल लेंथ होती है वही कैपिटल डी बन जाती है। तो देखो बेटा, अब यहाँ पर यह एफ बराबर डी बन गया, और ये दिया था 20 सेंटीमीटर, तो हो गया 20 × 10⁻² मीटर। सब कुछ मीटर में कर दो, एक ही यूनिट में कर दो सब, या तो सब सेंटीमीटर में या तो सब मीटर में कर दिया साहब। आओ, अब जो तुमसे पूछा है कि लीनियर विड्थ क्या होती है, तो अभी पढ़े हो कि ओमेगा बराबर 2x होता है ना, ओमेगा बराबर 2x होता है ना। लीनियर रेखीय चौड़ाई कितनी होती है, 2x। देखो बेटा, ये 2x हो गया। अब जानते हो, अब थोड़ा सा ब्रॉक्स वाला थोड़ा यहाँ समझा दूँ, और एक लाइन बस यहाँ से जो ऊपर पढ़े हुए हो, x/d tan थीटा बराबर x/d आया था ना, बस वही चीज़। और वहाँ से फिर बेटा, तो थीटा बराबर बहुत छोटा जब होता है तो थीटा बराबर x/d लिखते हो, और साइन थीटा बराबर λ/d आया था तो वहाँ पर भी थीटा बराबर λ/d लिखते हो। यानी दोनों को हमेशा बराबर होते हैं ना, बस एक लाइन में वही चीज़ याद रखो। अब जा देखना, थीटा बराबर λ/d होता है। ओके, कहाँ से आया था, ब्रॉक्स इक्वेशन से। इसको हमेशा याद रखो। थीटा बराबर कितना हुआ, λ/d। चलो, tan थीटा बराबर x/d पाए थे ना, तो x बराबर कितना मिला था बेटा, x/d। अब दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। बस एक लाइन लिखो, हमेशा हर क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। एक लाइन लिखो कि ये दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं। चलो लिख लो, बस लिख दिया, बहुत मज़ेदार। हाँ, ना भूतो ना भविष्यत। अब यही चैप्टर बेटा जो किताबी भाषा में देखो ना, तो इतना उल्टा सीधा कि यह मिनिमा निकालो तो यह मैक्सिमा निकालो, तो बटा 2 करो तो फिर उसका विथ निकालो। ठीक, ऐसे लिखा हुआ किताबों में। अरे तोड़ मरोड़ दो, ऐसे ही चुटकी में मसल दो और जंप कर जाओ टॉप 5% के अंदर P100 फिजिक्स पर। चलो कमान। अब देखो बेटा, एक थीटा बराबर पाई x/d और एक थीटा बराबर λ/d, दोनों आपस में बराबर होते हैं। बस यहाँ की वैल्यू निकालनी है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x बराबर क्या पा गए, x बराबर, देखो बेटा x बराबर हमेशा के लिए नोट करो, बस नोट कर लो हमेशा के लिए, x बराबर λ/d पा गए, बस हो गया। अब x बराबर λ/d हो गया बेटा। अच्छा, अब देखो, तो जो ही x बराबर λ/d हो गया, तुरंत देखो बेटा, ओमेगा बराबर 2x, ओमेगा बराबर 2x अभी याद हो गया। तो ओमेगा बराबर 2x बेटा, 2 λ/d, 2 लैम्डा का मान रखा, इस कैपिटल डी का मान 20 सेंटीमीटर था बेटा, 20 सेंटीमीटर रखा, 20 × 10⁻² रखा बेटा, और यहाँ स्मॉल डी का मान 0.01 मिलीमीटर दिया था, तो मीटर में कर दिया था हम लोगों ने। अब इसके बाद सॉल्व कर दो इसको। देखो बेटा, 10⁻³ है, 10⁻³ तो यहाँ 10⁻7 था ना बेटा, 10⁻7, और ये क्या है, ये 0.03 मिलीमीटर था बेटा, तो ये कट गया, 10⁻4 बचा हुआ है। देखो बेटा, 10⁻4 बचा हुआ है यहाँ। 6 × 2 किए बेटा, 12 आ गया, 2 × 6 अभी भी वैसे ही छोड़ दिया हूँ। अब देखो बेटा, यहाँ पर 20 × 10⁻² है ना, तो यहाँ पर 20 कर दिया हूँ बेटा। ठीक, अब जा देखना क्या हुआ, सॉल्व कर दो अब इसी को। अब यहाँ पर देखो बेटा, अब यहाँ पर 10⁻2 था ना, तो 10⁻2 करोगे बेटा, तो ये आ गया हम लोगों का। सॉल्व करने के बाद फिर ना आ गया बेटा, सॉल्व करने के बाद हम लोग को मिल गया 6 × 2, यानी कि पूरा सॉल्व करने के बाद पाए हो कि ना 24 × 10⁻³ मीटर हो गया बेटा, पूरा पाए हो 24 × 10⁻³ मीटर। और 10⁻³ मीटर का मतलब क्या हुआ, 24 मिलीमीटर। तो अब ये 10⁻³ मीटर यानी मिलीमीटर पर चेंज कर दो, कितना आ गया, 24 मिलीमीटर। आंसर, दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। बस हो गया बेटा, और यही तुम्हारे IIT का क्वेश्चन है। तो एकदम बस 4 फार्मूला, कोई भी क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा बेटा। क्लियर हो गए? चलो आ जाओ एक बार। हाँ, अब वीडियो बेटा बैक कर करके देख लेना, अभी अब फिर से इसमें बताने की तो जरूरत है नहीं। चलो देखो, फर्स्ट क्लास आओ, अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन। चलो बेटा, MBBS का आधार, फिजिक्स दमदार। चलो अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा बेटा कि इन ए डिफ्रैक्शन पैटर्न, कोई डिफ्रैक्शन पैटर्न है, इन ए डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट। देखो बेटा, अब यहाँ पर भी सिंगल स्लिट, तो सिंगल स्लिट का क्या मतलब हो गया, सिंगल स्लिट का मतलब हो गया, जानते हो ना, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन।
तो ऑफ विथ ए, देखो बेटा विथ दिया है ए, यानी कि ओमेगा का मान ए दे बोला जा रहा है। द फर्स्ट मिनिमा ऑब्जर्व एट 30 डिग्री, बेटा ये 30 डिग्री पर फर्स्ट मिनिमा है। वेवलेंथ जो लिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉन, बेटा वेवलेंथ ले लिया गया। और कह रहा है कि इज इंसिडेंट ऑन ए स्लिट द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑब्जर्व एट द एंगल। कह रहा है कि फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बताओ किस एंगल पर मिलेगी। फर्स्ट सेकेंडरी, फर्स्ट देखो बेटा क्या कह रहा है कि सेकेंडरी, देखो द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, देखो बेटा यहाँ सेकेंडरी मिनिमा पूछ रहा है, तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा पूछा है। कह रहा है कि थीटा का मान बताओ, जो थीटा बना था ना, तो थीटा का मान पूछ रहा है कि बताओ क्या होगा। आ जाओ, देखो बहुत आसान। अब हाँ बेटा, और है ये भी क्वेश्चन में ना बेटा, ये भी क्वेश्चन है जो है आया तुम्हारे एग्जाम में, ये हम नीट में आया हुआ एग्जाम में है। नीट यहाँ पर बेटा ये नीट 2016 का क्वेश्चन है यार, नीट है ना, नीट बेटा 2016 का क्वेश्चन। चलो जा देखना बेटा। अब डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है, डेल्टा एक्स इक्वल टू एल लैम्डा, कंडीशन मिनिमा के लिए यही है ना। डेल्टा एक्स बराबर कंडीशन उल्टा होता है ना। चलो डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा है। अच्छा डी साइन थीटा बराबर एल लैम्डा जानते हैं बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि एन बराबर 1 है तो डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, लेकिन लैम्डा बराबर d/2 हो गया, हो बेटा। चलो अब जा देखना, देखो बेटा यहाँ से देखो, क्लियर हो गए। चलो बेटा अब जा देखना, डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा है बेटा, और साइन थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, तो साइन 30 बराबर लैम्डा बेटा, तो साइन 30 बराबर लैम्डा है, इसका मतलब कि यहाँ पे हाँ बेटा ये 2 लैम्डा 2d हो गया। चलो अब आ जाओ बेटा, अब यहाँ पे देखना, नहीं ये हम लोग अभी निकाल रहे हैं किसके लिए बेटा, यहाँ पर अभी हम लोग को फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का थीटा पूछा हुआ है ना, तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा एट थीटा डैश पर क्या होना बेटा, डी साइन थीटा इक्वल 2n+1 बाई लैम्डा बाई 2 है। तो अब देखो बेटा डी साइन थीटा डैश इक्वल टू 2n+1 इंटू d/2 इंटू हाफ है ना, ये लैम्डा बाई 2 है। अच्छा अब लैम्डा बराबर यहाँ पे क्या है बेटा, देखो तो यहाँ पे अब जैसा ही चीज़ और भी कर दो, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर वाला सही कर दो पहले। तो बेटा यहाँ पे कितना है, ये लैम्डा बराबर 2d हो गया ना, तो बेटा लैम्डा बराबर यहाँ 2d हो गया, तो अब लैम्डा बराबर 2d है। देखो ना बेटा अब यहाँ से d बराबर कितना हो गया बेटा, तो d बराबर साइन थीटा है साइन 30, तो बेटा ये d बराबर साइन 30 है, तो साइन 30 का मतलब क्या होगा बेटा, यह 1/2 हो जाएगा। तो बेटा यह साइन 30 है, तो साइन 30 का मतलब क्या हुआ, साइन 30 का मतलब बेटा ये कि 1/2 हो गया, और ये है लैम्डा ना, और लैम्डा बराबर 2d है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 4d हुआ। अब साइन थीटा डैश बराबर कितना हो गया बेटा, तो साइन थीटा देखो, अब d की वैल्यू यहाँ पर दिया बेटा, जो अब d की वैल्यू, तो d की 4 दिया है ना, और देखो बेटा यहाँ पे लैम्डा बराबर है कितना हम लोग का 2d, और ये जो है बेटा ये d बराबर कितना हो गया, तो d बराबर यहाँ पर लैम्डा का मान है तो 2d और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पे क्या मिला हम लोग को, तो यहाँ से मिला d बराबर कितना मिला, यहाँ पर हम लोग मिल गया बेटा, नहीं हम लोग को लैम्डा का मान चाहिए बेटा, ये सेकेंड। चलो रुक जाओ, चलो बेटा देखो डी साइन थीटा बराबर हम लोग का कितना बेटा एल लैम्डा है, कंडीशन पहले मेन क्या बेटा, डेल्टा एक्स इक्वल टू एल लैम्डा, कंडीशन फॉर द मिनिमा है। अच्छा अब जा देखना, तो डी साइन थीटा बराबर एल लैम्डा है ना, और एन बराबर क्या है हम लोगों का 1 है, तो डी साइन थीटा बराबर लैम्डा हो गया, डी साइन थीटा बराबर लैम्डा हो गया, तो डी साइन थीटा बराबर लैम्डा, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कितना बेटा, साइन थीटा की वैल्यू दिया 30 डिग्री, तो ये साइन थीटा बराबर हो गया, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, साइन थीटा बराबर 1/2 कर दो डायरेक्ट, साइन 30 बराबर 1/2 कर दो यहाँ बेटा, तो ये हो गया हम लोग का 1/2 कर दो, क्या बेटा, बेटा यहाँ पर यह हो गया 1/2, तो d बराबर क्या होगा बेटा, d बराबर हुआ 2 लैम्डा, तो d बराबर हुआ बेटा सुनो, तो d बराबर हो गया 2 लैम्डा हम लोग का, ठीक। आओ अब जा देखना बेटा, अब यहाँ पे कह रहा है कि नाउ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा थीटा डैश का मान कितना निकाल रहा हम लोग को, अब d बराबर 2 लैम्डा है ना, यहाँ पे ये 2 लैम्डा है, इसको 2 लैम्डा कर दो बेटा, कर दिया, और 2 लैम्डा जब करोगे बेटा 2 लैम्डा, तो साइन थीटा डैश बराबर, तो साइन थीटा डैश बराबर 2n+1 लैम्डा बाई 2। अच्छा अब
चल बेटा, अब साइन थीटा डैश, साइन थीटा हम यहाँ साइन थीटा डैश ही मान निकाल दो। साइन थीटा डैश बराबर कितना हो गया 3/4, यहाँ से मिला बेटा 3/4, साइन थीटा डैश बराबर 3/4, तो थीटा डैश बराबर, तो हमको बेटा उधर ना बेटा ये इसको करने की इसे जरूरत ही नहीं है, इसको हटा दो तो यहीं से आंसर निकल जाएगा हम लोग का। देखो बेटा इसको करने की जरूरत नहीं, ये हटा दो इसको। चलो बेटा अब इसको थोड़ा फिर से शॉर्ट में देख लो, यहीं से हम लोग का आंसर निकल जाएगा। बेटा ये है डी साइन थीटा, तो डी साइन डेल्टा एक्स यही होता है बेटा। देखो डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, डी साइन थीटा डैश होता है, तो डी साइन थीटा डैश 2n+1 λ/2 है। अब यहाँ पे लेमडा की वैल्यू कितनी है बेटा, लेमडा की वैल्यू कितनी है हम लोग की, लेमडा की वैल्यू 1/2 है ना, लेमडा की वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ पे डी साइन थीटा डैश बाय 2n+1 इंटू, देखो बेटा यहाँ पर d/4 हो गया और d से d कैंसिल हो गया, थीटा डैश बराबर सीधे सीधे निकल जाएगा, थीटा डैश बराबर 3/4 कर बेटा, तो थीटा डैश इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4, यानी कि आंसर कितना आना बेटा, बस ऐसे डायरेक्ट मार दो ना, डायरेक्ट मार दो बेटा, थीटा डैश बराबर साइन इनवर्स 3/4। एक बार फिर से देख लो ऊपर क्वेश्चन को थोड़ा सा। चलो देखो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो हाँ ये थोड़ा सा ऊपर वाले की कोई जरूरत नहीं है, सीधे आंसर निकल जाएगा। देखो बेटा यहाँ पर कह रहा है कि इन ए डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट ऑफ विथ ए, यानी कि जो विथ दिया है ना, विथ यानी कि विथ का मतलब क्या हुआ डेल्टा, वी का मतलब डी, डी का मान क्या दिया बेटा, डी बराबर दिया है ए, तो डी बराबर यानी कि डब्ल्यू बराबर ए है। तो देखो बेटा ये डब्ल्यू बराबर जानते हो कि 2x बराबर क्या होता है बेटा, 2x, तो 2x बराबर ये हम लोग का ओमेगा होता है ना, और ये वैल्यू a दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ d दिया हुआ है, ये इसको माना है d, तो इसको जब d माना बेटा तो ये d हो गया मान लिया जाए, तो x बराबर हो गया d/2, देखो बेटा x बराबर d/2 हो गया, ये जो d/2 रखा गया था वहाँ पर। चलो अब जब देखना फिर, अच्छा अब कह रहा है कि अब देखो बेटा ये द फर्स्ट मिनिमा ऑब्जर्व एट 30 डिग्री, तो फर्स्ट मिनिमा 30 डिग्री पर है, वेवलेंथ इज 5000। चलो बेटा इज इंसिडेंट ऑन ए स्लिट द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑब्जर्व एंगल। अब देखो बेटा तो अब सीधे डेल्टा एक्स बराबर अब यहाँ पे डी, देखो बेटा अब डी साइन थीटा पर 2n+1, यानी ये डेल्टा एक्स वैल्यू होती है यही, तो डेल्टा एक्स बराबर कितना होगा बेटा, तो डेल्टा एक्स बराबर यानी डी साइन थीटा है और इसकी वैल्यू है 2n+1 λ/2। अब देखो बेटा यहाँ पे अच्छा, और लेमडा की वैल्यू है हम लोग की 1/2, लेमडा की वैल्यू 1/2 है, तो लेमडा की d/2 यानी कि लेमडा बराबर d/2, तो लेमडा बराबर देखो बेटा, तो ये लेमडा का मान हो गया d/2, ओके, लेमडा का मान होगा d/2 और फिर 1/2 एक बचा हुआ है, तो ये 1/2 हो गया। अच्छा अब देखो बेटा d से d कैंसिल हुआ ना, अच्छा यहाँ पर नोट कर लो कि लेमडा बराबर हम लोग का कितना होता है, लेमडा बराबर होता है बेटा d/2, नहीं तो कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, इसको नोट कर लो पहले। तो अब लेमडा बराबर d/2 ना बेटा, लेमडा बराबर d/2, तो यहाँ पर देखो बेटा लेमडा बराबर d/2 है, तो यहाँ लेमडा का मान रखा d/2 और ये 1/2 पहले से था बेटा, तो अब यहाँ पे आया d से d कैंसिल हुआ, साइन थीटा डैश बराबर 3/4, तो थीटा डैश और साइन सो मच, बस इतने में ही वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, हाँ थोड़ा सा टेक्निकल है। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। देखो मात्र 4 इक्वेशन, एक मैक्सिमा का कंडीशन, एक मिनिमा का कंडीशन, एक एंगुलर विथ क्या होती है ये, बस इतना ही क्लियर होना चाहिए। चलो अगला देखो बेटा, MBBS का आधार फिजिक्स दमदार होनी चाहिए, आ जाओ कम ऑन द पॉइंट। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये बीम ऑफ द लाइट लेमडा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम, ये तो हो चुका है ना। चलो हाँ आ जाओ बेटा, IPMT 2015 का क्वेश्चन ले लो। क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि ये बीम ऑफ द लाइट सो मच फॉल्स ऑन ए डिस्टेंस सोर्स ऑन द सिंगल स्लिट विथ देखो बेटा, और विथ कितना दिया है 1 मिलीमीटर, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व 2 मीटर अवे, देखो बेटा 2 मीटर दूरी पर हो रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन नंबर है 5 हमारे सबसे होगा। देखो बेटा चलो, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन बोथ साइड ऑफ द सेंट्रल मिनिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। चलो बेटा अब कह रहा है क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लो।
हाँ बेटा, चलो यहाँ पर कह रहा कि एमबीबीएस का आधार फिजिक्स दमदार वो के नीट 2025। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ो बेटा। ए बीम ऑफ द लाइट लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम ए डिस्टेंस सोर्स, यानी कि कहीं दूर से आ रहा है लाइट, ऑन ए सिंगल स्लिट ऑफ विथ 1 मिलीमीटर, विथ उसका 1 मिलीमीटर है, एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व 2 मीटर। जो बेटा कैपिटल डी का मान 2 मीटर है। क्या है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन द बोथ साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। क्या है कि सेंट्रल मैक्सिमा ना बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड में फ्रिंज ऑन द बोथ साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क, देखो बेटा तो जो पहला डार्क है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है ना, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा बेटा ये वाला, और ये फर्स्ट डार्क इधर, सॉरी बेटा ये फर्स्ट डार्क ये, और ये फर्स्ट डार्क इस साइड में। अब यही होता है आपका क्या 2x होता है ना, होता है ना बेटा। चलो देखो अब, यानी कि यह ओमेगा यही पूछ रहा है आपसे, सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये एंगुलर विड्थ पूछ रहा है सेंट्रल मैक्सिमा का। अब ओमेगा बराबर 2x, ओमेगा बराबर 2x, और ये वाली लाइन हमेशा याद रहे, x बाई डी इक्वल टू लेंडा बाई डी हो गया, x बाई डी इक्वल टू लेंडा बाई डी हो गया, x की देखो बेटा अब यहाँ पे x बराबर क्या होगा, लेमडा डी बाई डी हो गया, बेटा x बराबर लेमडा डी बाई डी हो गया। अब ओमेगा बराबर क्या हुआ, 2 लेमडा डी बाई डी हो गया, बस सॉल्व हो गया, कुछ भी करना नहीं, जो भी वैल्यू दिया है रख दो। अब 2 हो गया, ये कितना बेटा लेमडा है, लेमडा का वैल्यू रखा, डी का मान 2 मीटर, स्मॉल डी का मान कितना है 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर मीन्स कि 1 इंटू 10⁻³ मीटर। सॉल्व कर दो इसको, सॉल्व करो बेटा इसको, तो सॉल्व करोगे तो -3 हो जाएगा, ये 4 कर -4 हो जाएगा ऊपर, और 6 × 2 12 हो गया, 24, तो 24 इंटू 10⁻⁷, और प्लस या 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा बेटा। तो देखो बेटा ओमेगा बराबर कितना आ गया, ओमेगा बराबर विड्थ कितनी आ गई 24 इंटू 10⁻⁴ मीटर, मीन्स ओमेगा बराबर 24 है ना बेटा, तो 10⁻³ ले लो, इसको 10⁻³ ले लो तो ये मिलीमीटर बन जाएगा, और एक ले लो दशमलव लगा दो तो 2.4 हो जाएगा, तो 2.4 मिलीमीटर, दैट इज द आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। बस देखो अब यहाँ पर कौन सा इक्वेशन आप यूज़ कर रहे हो, वही x बाई डी इक्वल टू लेंडा बाई डी, बस ये एक लाइन याद रहे। एक देखो यह पहला लाइन, पहले लाइन में तो सारे कंडीशन याद हो कि पाथ डिफरेंस वगैरह क्या है, डायग्राम याद हो ना बेटा, ये सब याद हो। फिर क्या याद हो आपको कि x बाई डी बराबर लेंडा बाई डी, ये याद हो। फिर क्या याद हो, 4 लाइन में पहला डायग्राम, पाथ डिफरेंस और कंडीशन, केवल पाथ डिफरेंस वहाँ याद कर लो, बस खाली पाथ डिफरेंस, नहीं x बाई डी इक्वल टू लेंडा बाई डी, ये वाली लाइन पहला लाइन, और डायग्राम को समझ लो। दूसरी लाइन में क्या याद हो रहे हैं, दूसरी लाइन में आपको मैक्सिमा का कंडीशन याद कर लो, इसके बाद क्या याद रहे, मिनिमा का कंडीशन याद कर लो, बस मात्र 4 लाइन, कोई भी क्वेश्चन तो दादन सॉल्व हो जाएगा। चलो अब आप देखो जरा सा, तो अभी यहाँ पर हो गया, सॉल्व हो गया, कुछ दिक्कत नहीं। एक बार फिर से देखो, x बाई डी को 2 लेंडा बाई डी, तो आपको w का मान बताना था बेटा, यानी कि विथ बतानी थी, तो विथ बराबर क्या 2 लेंडा बाई डी, यानी वैल्यू पुट किया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट चलो बेटा, एमबीबीएस का आधार फिजिक्स दमदार नीट 2025। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि इन ए सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेव लेंथ, देखो बेटा अब वेव लेंथ की बात कर रहा है, वेव लेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट लेमडा कह रहा है कि लेमडा है, और कह रहा है कि विथ ऑफ द स्लिट इज ए, कह रहा है कि विथ स्लिट की विथ ए है, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन डी दिया हुआ है ना, और कह रहा है कि व्हाट विल बी द सेंट्रल मैक्सिमा, व्हाट विल बी विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। ये तो खाली सीधे फार्मूला पूछा है, कब का है, नीट 2015। और अब जानते हो कि सेंट्रल मैक्सिमा का विथ क्या होता है बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा w बराबर क्या होता है 2x, w बराबर 2x। अब यह एक लाइन ये वाली याद है ना, ये वाली लाइन जरूर याद रहे। अब ये लाइन इसलिए याद रहे कि x का मान सीधे निकाल दोगे, x बराबर लेमडा डी बाई डी हो गया बेटा, सीधे यहाँ पर वैल्यू पुट करो x की, कितना हो गया 2 लेमडा डी बाई डी हो गया, आंसर आ गया, दैट इज द आंसर। यानी कि ऑप्शन देख लो बेटा कौन सा है, तो लेमडा डी बाई 2 लेमडा डी बाई डी, तो 2 लेमडा डी बाई डी यहाँ पर भी है, देखो 2 लेमडा बाई डी यहाँ पर भी है, और 2 लेमडा डी बाई यहाँ पर है। नहीं ये याद रहे कि यह डी ये नहीं है, कैपिटल डी ऊपर होता है, स्मॉल डी नीचे होता है, याद रहे, बस आंसर हो गया बेटा। आओ अगला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो बेटा एमबीबीएस का आधार, फिजिक्स दमदार। चलो नीट 2025 अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए माइक्रोवेव ऑफ द वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर। कह रहा है कि कोई एक वेवलेंथ माइक्रोवेव है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा बेटा 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर माइक्रोवेव है। कह रहा है कि फॉल्स नॉर्मली ऑन ए स्लिट ऑफ वेवलेंथ, जो बेटा ऑफ स्लिट ऑफ विथ कह रहा है, यानी कि विथ की चौड़ाई जो है बेटा ना डब्लू का मान डब्लू, तो कह रहा है कि यह विथ जो है 4 सेंटीमीटर चौड़ा है, यानी कि डी का मान उसका कितना दिया है, डी का मान या डी है, तो डी का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। कह रहा है कि द एंगुलर स्पीड, देखो बेटा द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इक्वल टू 1.5 मीटर ना, 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट इच। थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। ये IIT 2024 का क्वेश्चन बेटा 1 फरवरी सेकंड शिफ्ट का सवाल है। अब ये देखो बेटा, जानते हो कि डी साइन थीटा बराबर लेमडा होता है, डी साइन थीटा बराबर लेमडा होता है ना, ठीक। तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया, लेमडा बाई डी हो गया। तो थीटा बराबर क्या हुआ, साइन इनवर्स लेमडा बाई डी हो गया। थीटा बराबर साइन इनवर्स लेमडा का मान पुट कर बेटा 2 सेंटीमीटर दिया है, और थीटा इसका मान दिया है 4 सेंटीमीटर, डी का मान दिया है ना ऊपर 4 सेंटीमीटर। तो थीटा बराबर क्या हुआ, साइन इनवर्स 1/2, यानी कि थीटा का मान आंसर कितना आ गया बेटा 30। क्लियर, चेक करो, देखो बस यही है क्वेश्चन बेटा, कितना आसान, सब कुछ ऐसे ही आता है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल सवाल बस एक है इसमें पूरा, वही जो टेक्निकल सवाल है डी का मान निकाला था, ऊपर वाले की लाइन की कोई जरूरत नहीं बेटा, सीधे सीधे वैल्यू पुट करके निकाल दो वहाँ पर, डी की वैल्यू बराबर डी बराबर कितना है λ/2। चलो अब सॉल्व हो गया। चलो आ जाओ, देखो अब यहाँ पे आंसर कौन होगा 30 डिग्री, यानी कि आंसर कौन सा होगा बेटा, दिस इज द आंसर। कहीं कुछ दिक्कत नो, आओ अगला सवाल। चलो नेक्स्ट, देखो बेटा एमबीबीएस का आधार फिजिक्स दमदार होनी चाहिए 5% में आने के लिए। यहाँ पे आ जाओ, कह रहा है कि एंगुलर विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फॉर द वेवलेंथ, लेमडा का मान दिया है बेटा, देखो यहाँ पे कह रहा है कि इस थीटा नॉट, कह रहा है थीटा नॉट है, कह रहा है कि व्हेन सेम स्लिट इल्यूमिनेटेड, यानी कि ये कह रहा है कि जब हम 6000 एंगस्ट्रॉन की लाइट इंसिडेंट करते हैं ना, तो कह रहा है कि तब, हाँ बेटा क्या कह रहा है कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फॉर द वेवलेंथ इतना इज द एंगुलर विथ, देखो बेटा यहाँ पे है, देखो बेटा एंगुलर विथ दिया है, एंगुलर विथ की क्या माना है, थीटा मान रहा है, कब, जब लाइट पड़ती है 6000 की तब। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हेन सेम स्लिट इल्यूमिनेटेड बाय द अदर मोनोक्रोमेटिक लाइट, कह रहा है कि जब दूसरी लाइट कोई पड़ती है, लेमडा उसका नहीं मालूम, वही बताना होगा। तो देखो, तो कह रहा है कि जब दूसरी लाइट कोई पड़ती है देन एंगुलर विथ डिक्रीजेज बाय 30%। कह रहा है कि जब एक दूसरी लाइट डाली गई, λ2 मान लो, तो λ2 डाली गई, वेवलेंथ उसका हो गया, तो कह रहा है कि अब वह 30% कम हो जाती है, डिक्रीजेज बाई 30% नहीं हो जाती है, डिक्रीजेज बाई 30%, इसका मतलब ये 70% अब हो गई। तो 30% देखो बेटा, यहाँ शब्दों पे ध्यान देना, डिक्रीजेज बाई शब्द लगा हुआ है, 30% कम हुई है, तो 70% हो गई है, बची कितनी 70%। क्या है कि व्हाट इज द वेवलेंथ, तो बताओ कि वेवलेंथ कितनी है। आ जाओ देखो, अब यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है बेटा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आ जाओ। अब देखो बेटा, ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 थीटा, ओमेगा बराबर 2 थीटा होता है, 2 और थीटा का मान जानते हो λ/d होता है, थीटा का मान λ/d होता है, तो ओमेगा 1 बराबर कितना हो गया λ1। देखो बेटा, अब ये देखो, ये तो बेटा अब ये डी और ये डी, इसमें तो कोई चेंजिंग हुआ नहीं। अच्छा, ये दो भी क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब कि ओमेगा बराबर कितना ले सकते हैं हम लोग, λ1, यानी प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, प्रोपोर्शनल टू λ1, ओमेगा 2 प्रोपोर्शनल टू λ2 ले सकते हैं ना। चलो क्यों, क्योंकि देखो बेटा ये 2 कांस्टेंट है, हटा दो, कैपिटल डी भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है। चलो अब देखो, ओमेगा 1 प्रोपोर्शनल टू λ1, ओमेगा 2 प्रोपोर्शनल टू λ2 है, दोनों को डिवीजन कर दो बेटा, ओमेगा 2 अपन ओमेगा 1, ओमेगा 2 अपन ओमेगा 1 बराबर λ2 अपन λ1 करो, कर दिया। अब देखो ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 बराबर कितना हो गया, ओमेगा 2, यहाँ पर ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर देखो बेटा ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, अब ओमेगा 2 बराबर ये होगा बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा देख लो, अब कह रहा है कि पहले कितना था, पहले था थीटा ना, पहले था थीटा, अब बाद में हो गया 70%, 30% कम हुआ तो 70%। तो देखो बेटा, अब कह रहा है कि देखो डिक्रीजेड बाय 30%, यानी कि अब जो हो गया है ना, नाउ, तो बेटा नाउ इट बिकम 70%। अब ओमेगा 2 बराबर कितना 70%, तो 70/100 इंटू ओमेगा 1, यानी कि 7/10 ओमेगा 1। अब हो गया 7/10 ओमेगा 1। चलो ओमेगा 2 का मान,
अब ओमेगा 2 का मान रखो यहाँ पर 7/10 ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 1 becomes cancel 7/10 तो 7/10 इक्वल टू लेमडा 2 बाई लेमडा 1 implies that लेमडा 2 इक्वल टू 7/10 लेमडा 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो बेटा, तो लेमडा 2 बराबर 7/10, तो देखो बेटा 7/10 यानी कि 6000 ना इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉन 10 से कट गया और ये है देखो 600 गुणे 7 है, यानी लेमडा 2 बराबर क्या हो गया 600 गुणे 7 यानी कि 4200 4200 एंगस्ट्रॉन। दैट इज आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो चलो, तो यहाँ पर मैं दिखाया आपको कि मात्र 4 लाइनें कौन, एक बार फिर से रिकैपिंग। चलो बेटा, ये 4 लाइनें कौन थी? नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से देखो बेटा 4 लाइन्स मात्र, केवल 4 लाइन। थोड़ा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब जैसे एन बराबर क्या लेना है। अभी देखिए टेक्निकल थोड़ा बीच में था ना, तो थोड़ा थीटा डैश, तो 2 बार लिखने जो होता है, इससे 1 लाइन सही आंसर आ गया है तुरंत ही। तो देखो बेटा, तो अब आपको ये मात्र 4 लाइन होनी चाहिए, याद होनी चाहिए 4 लाइन। नंबर 1 याद रहे बेटा कि डी साइन थीटा बराबर होता है डेल्टा एक्स ना, ये पाथ डिफरेंस, ये याद रहे। और देखो बेटा, ये पहली लाइन हो गई और यहीं पर उस लाइन को भी लिख दो बेटा। देखो और दूसरा क्या लिख दो कि देखो बेटा, अब यहाँ पे डी साइन थीटा ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ से लिखो। चलो अब 2 नंबर पे लिखो, हाँ यहीं पे एक लाइन और लिख देना कि x बाई डी इक्वल टू लेमडा बाई डी होता है। बस ये 2 लाइन एक में कर लो, हो गया। चलो अब 2 नंबर पे देखो, याद कर लो। अब 2 नंबर पे याद करो बेटा, पहली लाइन ये याद कर लो, मात्र 4 लाइन। 2 नंबर पे याद करो, चलो 2 नंबर पे याद करो बेटा कि कंडीशन फॉर मैक्सिमा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या कंडीशन था कि डेल्टा एक्स बराबर किसके होता है, मैक्सिमा है ना, तो 2n+1 लेमडा बाई 2, ये मैक्सिमा का कंडीशन हमेशा। n बराबर कहाँ से लोगे, n बराबर 0 से लोगे, n बराबर 0 से लोगे। फर्स्ट मैक्सिमा जब बोलेगा तो n बराबर 1 करेंगे आप, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, यानी कि देखो फर्स्ट सेकेंड, ये तो सॉल्व अभी किए हो, न्यूमेरिकल सॉल्व किए हो। चलो, और ये चीज़ याद रहे कि सेंट्रल के लिए कभी भी इससे नहीं सॉल्व करिएगा। सेंट्रल वाला हमेशा भी देखे हो, ब्रॉक्स इक्वेशन यूज किया हो ना, तो वहाँ से सॉल्व करिएगा। देखो बेटा, तो सेंट्रल के लिए हमेशा ब्रॉक्स इक्वेशन यूज करिएगा, ठीक। अच्छा, अब देखो बेटा, ये कंडीशन मैक्सिमा के लिए हो गया। नंबर 3 पे आ जाओ। नंबर 3 कंडीशन लिख दो बेटा कि कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा। अब कंडीशन फॉर मिनिमा क्या था कि डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा, कंडीशन था डेल्टा एक्स इक्वल टू, ये मिनिमा के लिए। तो ये कौन सा, सेकेंडरी मिनिमा। तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा क्या करेंगे, एन बराबर 1 रख देंगे, ठीक। बस इतना ही। और एक चौथा क्या था भाई, चौथा क्या था, इंटेंसिटी। तो किसी भी सब्सिडियरी की इंटेंसिटी बराबर क्या बताया हूँ, तो आई बराबर I0/2n+1 π/2 पूरे का क्या था, पूरे का होल स्क्वायर। मात्र ये 4 इक्वेशन नोट कर लें, केवल ये 4 इक्वेशन, ओनली दिस 4 इक्वेशंस। देखो ये केवल 4 इक्वेशंस, एक बार फिर से नोट कर लें, मात्र ये 4 ही इक्वेशन है। पूरा डिफ्रैक्शन का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका इससे सॉल्व ना हो जाए। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं हम अभी जस्ट फिर इसके बाद अगले वीडियो में, यानी कि आपको इसे पढ़ने के तुरंत बाद मिलेगा इसका वीडियो। तो अभी इसका भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे और कुछ मिक्स क्वेश्चन, तीनों का हम सॉल्व करके आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होंगे वह लेंगे। तो उसमें पोलराइजेशन होगा, इंटरफेरेंस होगा और डिफ्रैक्शन होगा, और कम से कम 15-20 क्वेश्चन अभी लूँगा और उसको मैं सॉल्व करके आपको और देता हूँ, तीनों को मिला करके। यानी कि बस इतना ही, एक आपका पोलराइजेशन चैप्टर तैयार हो, एक आपका इंटरफेरेंस चैप्टर तैयार हो, एक आपका डिफ्रैक्शन चैप्टर तैयार हो। प्लीज मेहनत कर दीजिए, अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना कि 4 ही क्वेश्चन है, चारों यूज कैसे करने हैं। और प्लस इसके बाद में तीनों को मिला करके कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्शन आएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, दैट्स ऑल।